तो देखिए आज का जो हमारा लाइव डाउट सेशन होने वाला है इसमें हम कवर करने वाले हैं 3 क्लासेस को, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती हैं। ठीक है, स्कीम से रिलेटेड हमारे पास क्लासेस है जो आपकी सेंट्रल लेवल की स्कीम है, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, और साथ साथ जो आपके एमपी स्टेट की जो स्कीम्स चलती हैं एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड से रिलेटेड, उनको हम आज के क्लास में यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट जो है सेशन आपके लिए होने वाला है। तो क्लास में देखिए जितने लोग जुड़ चुके हैं वो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाए गए हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। प्रीति सर, मैंने कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए ये जो एग्रीकल्चर का जो भी आपका ये सिलेबस प्रोवाइड किया गया है काफी बेसिक सा सिलेबस आपके लिए है। अगर आप जो है थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा टफ ये नहीं रहने वाला है। और बहुत सारे ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पहली बार जो है एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, जिनका जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनके लिए भी इसी तरह की जो है दिक्कतें आ रही है। काफी बार जो है बच्चे ये कहते भी हैं। तो इसलिए देखिए जितना आपके पास जो है यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है वो आपको कंप्रेस करके हम जो है कंप्लीट कवर करा रहा हूं मैं। ठीक है, और साथ ही ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा टफ चीज इसमें है, बेसिक से कंसेप्ट है। ठीक है, तो बेसिक से कंसेप्ट है, फार्मिंग रिलेटेड कंसेप्ट है, कोई बड़े आपके पास यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है, तो आपने जो है इस पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी कंसेप्ट को आपने समझना है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो बार बार जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एमपीपीएससी व्लॉग्स, हाँ सर मुझे भी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए भाई थोड़ा आप जो है इसमें ध्यान से देख लिया कर लिए। ठीक है, जो क्लासेस आपके पास पहुंचती हैं, ठीक है, जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप उनको ध्यान से देखते रहिए। कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप जो है उसको नोट कर लीजिए, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है उसको नोट कर लीजिए, फिर आप जो है यहाँ पर कभी भी लाइव डॉट सेशन में कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मैक्सिमम आपके लिए क्लासेस ली जाएंगी जब भी आपका रिवीजन शुरू होगा, तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन ही हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी देखिए कंसेप्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकता है। विच एरिया और पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलर क्रॉप फॉर एग्जाम, राज जी कह रहे हैं। तो देखिए मेजरली अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप में एक तो आपने उनका जो बोटेनिकल नेम हो गया, ओरिजिन हो गया, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई बार आपसे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्रॉप से। कई बार जो है सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोटेनिकल नेम जो है क्या है पर्टिकुलर क्रॉप का, या साइंटिफिक नेम जो है क्या है, उसकी जो सब स्पीशीज भी उसके अंतर्गत आती है वो भी आपने कंप्लीटली देख लेना है। जैसा कि हमने व्हीट और जो आपका मेज क्रॉप रहती है, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में हमने ये भी कवर कर लिया है। तो उनमें से जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट बनता है ज्यादातर उसमें ध्यान देना है बोटेनिकल नेम पर, और क्लासिफिकेशन रिलेटेड आपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो सर हमारा फर्स्ट डाउट सेशन है, हमने एग्रीकल्चर की क्लास करी, बहुत सारे डेटा थे। जी हाँ, आशा जी कह रहे हैं भाई। चलिए भाई, बहुत सारा डेटा तो है आपका, क्योंकि डेटा से रिलेटेड ही आपके मैक्सिमम अभी इस यूनिट में भी जो आपकी नेक्स्ट यूनिट शुरू हो चुकी है, ठीक है, उसमें भी आपको जो है स्टैटिस्टिक रिलेटेड 2 से 3 क्लासेस हमारी होने वाली है, जिसमें जो है मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर स्टेटस हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ज्यादातर जो है मेजर क्रॉप के प्रोडक्शन का यहाँ पर ध्यान रखना है, मेजर क्रॉप की प्रोडक्शन जो है कितनी हुई है, और जितना आपके लिए जो क्लासेस में प्रोवाइड किया गया वही आपके लिए इनफ रहता है डेटा से रिलेटेड, क्योंकि वही आपका मेन जो है डेटा बनता है। सर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट को भी एग्रीकल्चर करना होगा। देखिए ये सिलेबस में आपके दिया गया है तो क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाएंगे, तो अगर आपको जो है वहां पर एक अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको जो है एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा सही से अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है कई चीजें, क्योंकि अगर एकदम से हम किसी नए सब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो सभी को पता है कि प्रॉब्लम जो है वहां पर होती है। तो इसलिए बेसिक जो चीजें हैं उन पर ज्यादा यहाँ पर फोकस कीजिए। ठीक है, और बाकी के सब्जेक्ट पर जो है अपनी अच्छी पकड़ बना करके रखिए। देखिए अच्छा, ये ऑल डेटा लर्न करना है जो आपने क्लास में करवाया। तो देखिए जितना भी डेटा है मैक्सिमम आपने ध्यान देना है कि आप जो है मेजर पॉइंट तो आप वहां पर इजीली भी जो है क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अलग से। अगर आपको नोट्स बनाने भी हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है, बट अलग से आपको नोट्स बनाने भी है तब भी जो है आप मेजर पॉइंट्स जो है वहां से एक तरह से लिख सकते हैं। मेजर पॉइंट्स के जो आप नोट्स वहां से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मेजर में आपका डेटा में क्या आएगा, मेजर डेटा में आपका जो है जैसे प्रोडक्शन होगी, किस क्रॉप की कितनी प्रोडक्शन हुई है, हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है सीरियल में पल्सेस में किस क्रॉप की हुई है, वो डेटा आपको सारा का सारा प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो आप वहां पर लर्न कर सकते हैं, ज्यादा डीप डेप्थ में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है इसमें। विजय जी कह रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक बचा है आईएफएस का। देखिए मैक्सिमम तो आपका जो एक तरह से पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, ठीक है,
पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है दोनों गवर्नमेंट भी थोड़ा जो गवर्नमेंट ओन करती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी वाली जो है यहाँ पर रहती है हमारे पास, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केवीके भी हैं देखिए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है रन किए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी हमने देखिए कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ा है। बाकी और जरूरत इसमें रहेगी तो आपके लिए जो है कलेक्टिवली इसके लिए क्लास और हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। वैसे मैक्सिमम जितनी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो आपके लिए कवर करा दी गई हैं, लगभग 47 और 48 स्कीम्स जो आपकी कवर कराई गई हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए स्कीम्स का आपने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, स्कीम कब शुरू हुई थी, मेजर मैंडेट और विजन क्या रहता है स्कीम का, वो आपने यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है। वो जो स्टेटिस्टिक्स आपको उसके साथ प्रोवाइड किए गए कि अब तक इतना कवर कर लिया है इस स्कीम में, ठीक है, इतने जो है लाभ उठा चुके हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जानना जरूरी है बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कब हुई स्कीम की, ठीक है, लॉन्च डेट क्या थी स्कीम की, और किस मिशन के साथ जो है इसे लॉन्च किया गया, वो जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और स्पेसिफिकली किस पर्पज के लिए किया गया, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल हेमंत कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो जो फूड है वो एग्रीकल्चर का ही एक माइनर टॉपिक हमारे पास आता है, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट आता है, एग्रीकल्चर वाले उसे पढ़ते हैं। इसलिए देखा जाए तो एग्रीकल्चर और जितने भी हमारे पास यहाँ पर फूड रिलेटेड या फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी यहाँ पर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डज डिजीज मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टू मार्कअप। देखिए डिजीज मैनेजमेंट के आपने ज्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, डिजीज मैनेजमेंट पर उतना फोकस नहीं करना है, बट डिजीज का भी कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा रहता है उस पर फोकस करना है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। मैक्सिमम जितने भी जो एग्रीकल्चरल एग्जाम होते हैं, जो अदर एग्रीकल्चर एग्जाम भी होते हैं, तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है डिजीज का, फंगस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरस के कारण होती है तो पर्टिकुलरली कौन सा वायरस या फंगस या बैक्टीरिया वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपने ज्यादातर ध्यान इन चीजों पर देना है क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। सर एग्जाम हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, पीवाईक्यू भी अवेलेबल नहीं है, सो टॉपिक इतना पढ़ना है, सो कंफ्यूजन। देखिए आपका जितना यहाँ पर हम रिवीजन करवा रहे हैं, अभी तक तो क्लासेस में भी आपको क्विज प्रोवाइड करी जा रही हैं, ठीक है, वो कंप्लीट टॉपिक पे बेस्ड ही आपकी क्लासेस थी और उसी क्लासेस के बेस्ड पर आपकी क्विज है, ठीक है, तो एक तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उससे आपका जो है काफी मैटर यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो जितने भी लाइव डाउट सेशन होते हैं इसमें भी देखिए 30 से 40-45 क्वेश्चन आपके लिए जो हर लाइव डाउट सेशन में लाए जाते हैं, डिफरेंट यूनिट में, डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो यहाँ से भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, लास्ट में जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो इसलिए आपको जो है कंफ्यूज होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सिलेबस दिया गया है, सिलेबस से रिलेटेड हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवा रहे हैं, उनसे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जितने भी वहां पर बन सकते हैं क्वेश्चन, पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग वे में, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप हुए हमारे या जो भी किसी तरह के क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं वो कंप्लीटली हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सर मेरा हिंदी मीडियम है, मैं अदर स्टेट की पीवाईक्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो देखिए हम आपके लिए जो है जब नेक्स्ट जो रिवीजन सेशन रहेगा उसमें हम कुछ पीवाईक्यू भी कवर करेंगे, ठीक है, जो अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के आपके पास जो है पीवाईक्यू रहते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है, और दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए जो है क्वेश्चन वगैरह लाए जाते हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग सर, फ्रॉम समय CGPA सेलेक्ट किया तो वहां सिर्फ परसेंटेज फिल का ऑप्शन हो रहा है, तो देखिए आपने पता कर लेना है आपका जो भी यूनिवर्सिटी का या आपका जो फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट रहती है, ठीक है, उसके पीछे मेंशन रहता है कि आपका जो मल्टीप्लायर है सीजीपीए के लिए वो क्या है, कि सीजीपीए से जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहां पर जो है आपका कितना जो है आपको एंटर करना है, जैसे कि नॉर्मली जो है 10 रहता है मल्टीप्लायर, यानी कि अगर किसी की जो है एक तरह से 8 है, ठीक है, नॉर्मली अगर बात करें हम तो अगर किसी की जो सीजीपीए है वो अगर 10 में से 8 आ रही है यहाँ पर तो उसको 80% यहाँ पर मान लिया जाता है, ठीक है, 80% मान लिया जाता है, बट ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अपने अपने नॉर्म्स जो है यहाँ पर रहते हैं, तो आपने चेक कर लेना है या अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर लेना है, उसके बाद जो है आप वहां पर जो है परसेंटेज फॉर्म में अपनी सीजीपीए को फिल कर सकते हैं, ठीक है मीनाक्षी जी। हाँ ठीक है, मैक्सिमम तनु जी का भी यही सवाल है, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, मैक्सिमम तो आपका देखा जाता है 10 भी रहता है मल्टीप्लायर, बाकी अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिएगा, और ये आपका 9.5 भी रहता है कुछ जगह पर, ठीक है, 9.5 भी रहता है और 10 भी रहता है।
ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और आपकी जो फाइनल मार्कशीट रहती है उसके पीछे मेंशन किया रहता है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। रिजाजी, हेलो सर, प्लीज एक्सप्लेन वैरायटी लाइक रेजिस्टेंट वैरायटी, ड्वार्फ वैराइटीज, हाई यील्डिंग वैरायटी एंड न्यूली डेवलप्ड वैराइटीज। देखिए रेजिस्टेंट वैराइटीज क्या होती है आपकी, नॉर्मली अगर हम बात करें वैराइटीज में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज यहाँ पर पाई जाती हैं। कल्टीवेशन में हमारे पास जो है दो तरह की वैरायटीज रहती है, एक हो गया आपके पास नॉर्मल या कॉमन वैरायटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम ही हम क्या करते हैं, वैरायटी लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैरायटी, की ये इस फसल की किस्म है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होती है, एक होते हैं हाइब्रिड्स। वैराइटीज नॉर्मली जो है अपने आप में प्योर फॉर्म रहती है, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रेन की। अगर हम बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड जो है एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, दो वैरायटी से मिलकर के बनता है हाइब्रिड, ठीक है, ध्यान रखना है, दो वैरायटी से मिलकर के क्या बनता है, आपका हाइब्रिड बनता है। रेजिस्टेंट वैरायटीज क्या होती है हमारे पास, रेजिस्टेंट वैरायटीज यानी कि ऐसी वैरायटीज जो ज्यादातर यहाँ पर हाइब्रिड भी हो सकते हैं, या ये जो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई वैरायटीज भी हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान देना है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई वैरायटीज भी हो सकती हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी हो सकती हैं, हाइब्रिड भी हो सकती हैं, जिनमें क्या होता है किसी पर्टिकुलर या तो डिजीज के अगेंस्ट, या किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अगेंस्ट, या किसी पर्टिकुलर जो है इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पाया जाता है। रेजिस्टेंस और टॉलरेंस दो चीजें हमारे पास यहाँ पर रहती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्लांट है, ठीक है, क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर कोई प्लांट है यहाँ पर, ओके, ध्यान देना, जैसे प्लांट है हमारे पास, ठीक है, अब प्लांट में रेजिस्टेंस का मतलब क्या रहेगा कि पर्टिकुलर ये हमारे पास एक प्लांट है, इसमें रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर जो है डिजीज के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस है, ठीक, किसके अगेंस्ट है, डिजीज के अगेंस्ट जो है ये, डिजीज के अगेंस्ट जो है ये रेजिस्टेंट है। यानी कि पर्टिकुलर कोई पैथोजन यहाँ पर आता है तो वो पैथोजन जो है यहाँ पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्या नहीं कर पाएगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा, वो इसमें जो है एक तरह से इनहेबिट ही नहीं हो पाएगा, इसको जो है वो टच ही नहीं कर पाएगा। इसमें कुछ ऐसी यहाँ पर फिजियोलॉजिकली इसको मॉडिफाई कर लिया जाता है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा लिए जाते हैं, या अगर वो यहाँ पर क्या करता है, एक तरह से इसको कंज्यूम भी कर लेता है तो ये जो है उसको रिपेल कर देता है, इसमें कुछ ऐसे यहाँ पर डिस्टेस्टफुल कंपाउंड जो है ऐड कर लिए जाते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर जो है यहाँ पर हो सकते हैं। डिस्टेस्टफुलनेस हो सकती है कि कीट यहाँ पर आया, डिजीज यहाँ पर आई, उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ पर नहीं मिला, इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पर आया, उसके लिए फेवरेबल जो है फूड यहाँ पर नहीं मिला, अगर इसने इसको कंज्यूम करने की कोशिश की तो वो जो है यहाँ पर या तो किल हो गया, या तो वो एक तरह से उसके लिए वो डिस्टेस्टफुल रहा और वो चला गया, तो ये होता है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस। दूसरी तरफ टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो प्लांट के ऊपर यहाँ पर अटैक हो रहा है, मान लीजिए क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, यानी कि यहाँ से इंसेक्ट पेस्ट आया, डिजीज का पैथोजन आया, उसने यहाँ पर जो है एक पत्ती को डैमेज किया, दो लीफ को डैमेज किया, दो पत्तियों को डैमेज किया, प्लांट की रूट को डैमेज करना जो है शुरू कर दिया, बट फिर भी जो है पौधे में किसी तरह का कोई लॉस नहीं देखा जा रहा है, उत्पादन जो है फाइनल में हमें उतना ही मिल रहा है, तो वो होती है टॉलरेंस। यानी कि नुकसान होने के बाद भी अगर वो जो है पौधा अपनी जो उसका पोटेंशियल है वो बनाए रखे, वो होता है टॉलरेंस, या अगर पहले ही वो बिल्कुल उस अपने आप को नुकसान ही ना पहुंचने दे, वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वैसी ही वैरायटीज आपकी यहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि कौन सी वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी और नीली डेवलप्ड वैरायटी। तो देखिए ड्वार्फ वैरायटीज क्या होती है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो प्लांट हाइट कैसे होती है, कम, जिनकी जो है प्लांट हाइट क्या की जाती है, रिड्यूस की जाती है, जैसे कि जो व्हीट की यहाँ पर ड्वार्फ वैरायटीज बनाई जाती हैं उनमें हम जो है RH जीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, RH, जो रिड्यूस्ड हाइट की जीन होते हैं वो क्या करते हैं, हाइट को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि ड्वार्फनेस के लिए व्हीट में आपका नॉरिन 10 इस्तेमाल में लाया जाता है, कौन सा, नॉरिन 10 जो है यहाँ पर इस्तेमाल में आपका लाया जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो है अदर बहुत सारे क्या रहते हैं, क्रॉप्स रहती है जिसमें अलग अलग फैक्टर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसकी हाइट को कम कर देते हैं, तो वो कैसी होगी, ड्वार्फ वैरायटीज होगी। इसके अलावा कौन सा था आपके पास यहाँ पर, हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि जिसकी जो है नॉर्मल यील्ड जो वैरायटी दे रही है, पर्टिकुलर जो अभी तक आपके पास वैरायटी थी या जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल वैरायटी थी उसकी नॉर्मल यील्ड मान लीजिए हमारे पास जो है 1 टन थी, ठीक है, मान लीजिए कितनी थी, 1 टन थी। अब मार्केट में ऐसी वैरायटी आ गई है जिसकी जो नॉर्मल यील्ड है वो है 1.5 टन की, कितनी है, 1.5 टन की। तो ऐसी पर्टिकुलर वैरायटी क्या कहलाएगी, यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी जो है ये कहलाएगी। अब जब तक जो है यहाँ पर नहीं आया कोई ऐसी वैरायटी जिसकी यील्ड यहाँ पर 2 टन आए, तब तक जो है हाई यील्डिंग वैरायटी कौन कहलाएगी, यहाँ पर जो आपकी ये 1.5 टन वाली वैरायटी थी, 1.5 टन वाली यहाँ पर वैरायटी थी, ठीक है, ओके, ये आपने ध्यान रखना है।
ठीक है। इसके अलावा न्यूली डेवलप्ड वैरायटीज आपकी क्या रहती है, पर्टिकुलरली जो नई स्ट्रेन जो है यहाँ पर वैरायटी में डेवलप कर ली गई, जैसे आपकी कोई हाइब्रिड वैरायटी ही तैयार कर ली गई, तो वो भी क्या है, आपकी न्यू वैरायटी है। और मोस्ट कॉमनली न्यू वैरायटी तब वैरायटी कहलाती है जब जो है वो पीपीवी एंड एफआरए के अंतर्गत यहाँ पर रजिस्टर्ड रहती है और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज की मॉनिटरिंग में जो है वो क्या होती है, तैयार होती है। और इसके अलावा जो है वो पीपीवी एंड एफआरए क्या है, पीपीवी एंड एफआरए काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये आपके लिए। पीपीवी एंड एफआरए ये क्या रहता है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट। ये एक्ट आया था 2001 में, किस लिए, मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, फार्मर को जो है इस तरीके के सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में जो है इन्वॉल्व कराया जाता है। अगर फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है सीड को, तो उसको अपना सीड जो है पीपीवी एंड एफआरए के अंतर्गत क्या करना रहता है, रजिस्टर करना रहता है। ये जो एक्ट है ये राइट प्रोवाइड करता है, ब्रीडर को राइट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा जो है रिसर्चर को राइट प्रोवाइड करता है, और साथ साथ फार्मर को जो ये अधिकार देता है कि फार्मर अपना सीड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है, बट अपने नाम से उसको बेच नहीं सकता। ठीक है सर, हमें इंग्लिश शब्दों में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए बाकी काफी सारे वर्ड जो रहते हैं, जो टिपिकल रहते हैं, उनको मैं आपके लिए हिंदी में भी यूज कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको जो है अलग से पीपीटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है हिंदी में, तो उससे आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है, एनपीके रेशो अलग से टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, क्रॉप हमारी कवर होने दीजिए, फिर लास्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको कंप्लीट सभी क्रॉप्स का टेबल बना दिया जाएगा। ठीक है, तो एक क्रॉप दो क्रॉप का बनाएंगे तो आपके लिए वो सही भी नहीं रहेगा। ठीक है, 2-3 लाइनें उसमें बनेगी, इसलिए जब कंप्लीट हो जाएंगी क्रॉप तो लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राज जी कह रहे हैं, हाउ डज इंटरक्रॉपिंग मेज विद लेग्यूम इफेक्ट राइजोस्फीयर माइक्रोबियल डायनेमिक्स। देखिए इंटरक्रॉपिंग जब की जाएगी मेज की और लेग्यूम्स की, तो जैसे कि मेज में अगर हम बात करें तो वैसे तो कोई स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, बट अगर देखा जाए तो जो आपका एजोटोबैक्टर रहता है वो मे भी वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मे भी जो है हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। कौन सा, एजोटोबैक्टर। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा, एजोटो बैक्टर जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया रहता है यहाँ पर, जो क्या करता है, फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन की। जैसे हमने बात करते हैं राइजोबियम की, तो पल्सिस क्रॉप में क्या पाया जाता है, राइजोबियम जो है पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, राइजोबियम जो है पल्सिस में पाया जाता है बैक्टीरिया, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यानी कि ये क्या करेगा, प्लांट में जो है ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्लांट में शेल्टर लेता है और बदले में जो है क्या करता है, उसके लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। एजोटोबैक्टर क्या है, एजोटोबैक्टर प्लांट के साथ एसोसिएशन नहीं करता, ये फ्रीली जो है क्या करता है, मिट्टी में पड़ा रहता है, और ज्यादातर देखा जाए तो राइजोस्फीयर के आसपास में जो है ये पड़ा रहेगा, रूट के साथ डायरेक्ट ये एसोसिएशन में नहीं रहता जैसे राइजोबियम यहाँ पर रहता है। तो इसलिए ये कैसा है, फ्री लिविंग रहता है, और मे बी ये मेज की फील्ड में भी यहाँ पर पाया जा सकता है अगर आपने प्रीवियस सीजन में वहां पर क्या किया हो, व्हीट कल्टीवेट की हो। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें तो जैसे जैसे यहाँ पर हम दो यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे, किसकी कल्टीवेशन अगर करेंगे, लेग्यूम और सीरियल्स की अगर हम एक साथ कल्टीवेशन करते हैं, तो जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वो एक तरह से प्रोवाइड करेगी, किसके लिए, नाइट्रोजन, जो दूसरी सीरियल क्रॉप रहेगी उसके लिए भी जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी। वहीं पर देखा जाए तो जो पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, इन दोनों की, वो क्या हो जाती है, वहां पर एनहांसमेंट जो है उसकी देखी जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कर रहा है, राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है सॉइल में कर रहा है, वो एक तरह से मेज प्लांट भी वहां पर यूज कर लेते हैं। और वैसे भी जो राइजोस्फीयर रहता है वहां पर बहुत सारे क्या रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट जो है वहां पर रहते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा डेप्थ में ये चला जाएगा फिर। ठीक है, आपके मेजर टॉपिक दिए गए हैं, बेसिक से टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, तो वही आपके लिए काफी है। राज कह रहे हैं, भाई माइट हाइब्रिड मेज वैरायटी विद अ हाई यील्ड पोटेंशियल फेल्ड टू आउट परफॉर्म अ लोकल वैरायटी। देखिए मेजरली अगर हम बात करें तो जो लोकल वैरायटी है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी लोकल एरिया के लिए कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा एडेप्टेड वैरायटी होती है, काफी टाइम से, काफी सालों से वहां पर वो ग्रो की रही होती है, और वो पर्टिकुलर किसी तरह की कंटेमिनेशन उसमें नहीं होती। बट अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटी में, तो वहां पर क्या है, दो वैरायटी को मिलकर के वो बनाया गया है। तो जब आप एक बार उसकी कल्टीवेशन कर देंगे फील्ड में तब तो सही है, तब तो वो यील्ड ज्यादा ही देगी, पोटेंशियल जो है उसका यील्ड का ज्यादा रहेगा। बट जैसे ही नेक्स्ट ईयर में फिर से उसे ग्रो किया जाएगा, तो वैसे ही क्या होता है, वहां पर जेनेटिक सेग्रीगेशन हो जाती है। जो वहां पर कैरेक्टर आपके दो पेरेंट के मिलकर यहां पर इकट्ठे हुए थे, वही नेक्स्ट जो उनका ऑफस्प्रिंग जैसे जैसे हम बार बार कल्टीवेट करेंगे वो सेग्रीगेट होते जाएंगे उसमें। ठीक है, क्या होते जाएंगे, सेग्रीगेट जो है वहां पर वो होते जाएंगे, अलग अलग जो है वहां पर वो होते जाएंगे। तो इस कारण से जो है वहां पर जो यील्ड पोटेंशियल है हाइब्रिड वैरायटी में क्या हो जाता है, 50% तक कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कितना, 50% तक कम हो जाता है। ठीक है,
ठीक है भाई, वेराइटीज नेम भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए भाई, अब एमसीक्यू पर बढ़ते हैं, बाकी आप क्वेश्चन करते रहिएगा जिसका जो भी क्वेश्चन है। सर जो डॉक्टर सूरज जी कह रहे हैं, सर जो स्कीम्स एक्सेट्रा जिसमें ईयर विद नेम, इनका कुछ अलग से पीडीएफ या नोट्स मिलेंगे क्या? देखिए वैसे तो आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करा दिए गए हैं, बट फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो कंप्लीटली लास्ट में कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, 2-4 दिनों का वेट कीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा रहेगा कि स्कीम कौन सी है, उसकी लॉन्च ईयर क्या है, मेजरमेंट डेट क्या है। ठीक है, इन 3 कॉलम के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेबल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए क्लास में एमसीक्यू पर आते हैं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आपके बनते हैं क्लास नंबर 30, 31 और 32 के, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अगर किसका कोई क्वेश्चन है वो भी साथ साथ कर सकता है। चलिए भाई, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF के नाम से जिसे हम जानते हैं, मर्ज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इनटू इट्स फ्रेमवर्क इन 2024। देखिए जो हमारे पास कौन सा आता है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड है, इसके साथ जो है 2024 में एक और स्कीम को जोड़ा गया है। वो स्कीम कौन सी है इनमें से, वो आपको बताना है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन दिया गया है पहला ऑप्शन, इसके अलावा डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दिया गया है, या जिसे हम क्या कहते हैं, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, या इसे हम डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी कहते हैं। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट NPDD ये, या इसके अलावा आपका कौन सा है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP। बताइए भाई कौन सी स्कीम को जो है आपका AHIDP के साथ जो है यहाँ पर 2024 में मर्ज कर दिया गया, और ये एक साथ मिलकर के जो है अब इनके लिए फंडिंग और इनके काम जो है किए जाते हैं। राहुल शर्मा जी का क्वेश्चन मिस हो गया भाई, कौन सा क्वेश्चन था आपका, फिर से लिख लीजिए भाई जो भी आपका क्वेश्चन है राहुल जी। बताइए भाई, देखिए मैक्सिमम का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट रहेगा। कौन सा रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपके पास यहाँ पर रहता है। जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट रिलेटेड जो फंड रहते हैं, उनको कौन यहाँ पर जो है एक तरह से रिलीज करता है, नाबार्ड जो है रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो आपका एनिमल हस्बेंड्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, कि एनिमल हस्बेंड्री का जो एक तरह से वहां पर योगदान है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और मैक्सिमम जो लोग हैं जिनके पास अपनी कंप्लीट क्या नहीं है, खेत नहीं है, अच्छे खासी खेत नहीं है, हेक्टेयरों में जो उनके पास जमीनें नहीं है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर हेल्प हो सके कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए तैयार कर दे दिया जाएगा, उसके लिए फंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उससे जो है वो क्या करे, अपनी आजीविका कमाए। हो जाएगी भाई राहुल जी, हो जाएगी। ठीक है, करा दी जाएगी, कल जरूर करा दी जाएगी। ठीक है, कल तक अटैच हो जाएगी, सैटरडे तक आपकी कंप्लीटली अटैच करा दी जाएगी ये पीडीएफ। ठीक है भाई, तो इसलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो एक तरह से शेड बनाना हो गया, ठीक है, इसके लिए, और या कोई भी उनके लिए जो है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाना हो गया, कोई हाउस कंस्ट्रक्शन करना हो गया, तो उसके लिए जो है फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके स्कीम के साथ जो है 2024 में एक और स्कीम को जोड़ दिया गया, कौन सी, नेशनल डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF को जो है इसके साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, द सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्लेम्स व्हाट लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन फीमेल काफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि यहां पर हमसे कहा गया कि जो आपका मिशन है कौन सा, RGM यानी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है, इसके अंतर्गत जो है एक तरह का इनिशिएटिव चलाया गया है, कौन सा, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी, ये एक इनिशिएटिव इसके अंतर्गत चलाया गया है। ठीक है, क्लासेस में हमने कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ा है। तो इस इनिशिएटिव के तहत क्या है कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर सीमन लाया जाता है, और उससे जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस सीमन से कराई जाती है, और ये जो है यहाँ पर एक्यूरेसी दी जाती है, ये जो है वहां पर बताया जाता है कि लगभग 90% चांसेस हैं। चलिए भी बता ही दिया। ठीक है, लगभग कितने परसेंट चांसेस हैं कि वहां पर जो है क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल काफ ही होगा। ठीक है, कितने हैं बता दिया, अभी पहले बता दिया। ठीक है, कितने हैं, 90% चांसेस रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने रहते हैं, 90% चांसेस वहां पर रहते हैं कि जब सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी से कलेक्ट किया हुआ सीमन जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज किया जाएगा, तो वहां पर चांसेस है कि 90% वहां पर क्या होगा, फीमेल काफ का ही जन्म होगा। और फीमेल काफ का जन्म होना यहाँ पर क्यों जरूरी है, ताकि और ज्यादा फिर हम क्या कर सके, इंप्रूवमेंट जो है कर सके, डेयरी डेवलपमेंट जो है और ज्यादा हम यहाँ पर कर सके, ब्रीडिंग में जो उनको और ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा सके। ठीक है,
90% रहता है इसका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर द नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। देखिए जो कौन सा है, नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन जो है, ठीक है, डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन है भैया, तो इससे आपने जो है यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, ये जो नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन है, इसके तहत जो है जो भी लाइफ स्टॉक एनिमल है उसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, उसकी पहचान के लिए स्पेसिफिकली यहां पर क्या उस पशु के लिए दिया जाता है। यहां पर ऑप्शन सी कह रहे हैं भाई सारे के सारे। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारे पास, RFID चिप्स। RFID क्या होता है? आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स होती है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स ये दी जाती है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए पर्टिकुलर जानवर कौन सा है, किसका ये जानवर है, किस जगह पर जो है ये रजिस्टर है। या इसके अलावा देखिए आधार बेस्ड टैगिंग उनकी की जाती है, या इसके अलावा 12 डिजिट यूनिक टैग आईडी जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, या इसके अलावा QR कोड बेस्ड जो है उनके गले में एक कॉलर लगा दी जाती है जिसमें QR कोड लगा रहता है और उसको स्कैन करेंगे तो उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी किसी भी पर्टिकुलर जानवर की, जो भी गाय है भैंस है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर क्या दिया जाता है भाई, उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी दी जाती है, 12 डिजिट यूनिक टैग आईडी जो है उनके लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और उस यूनिक आईडी को क्या कहते हैं? पशु आधार कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? पशु आधार जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भाई आपका ये? पशु आधार। ठीक है, इससे क्या होती है? कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो पशु है वो किसका है। ठीक है, किसके अंतर्गत वो रजिस्टर है, किस गांव के अंदर वो रजिस्टर है। ठीक है, वो सारा कुछ जो है वहां पर मेंशन किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस अल्टरनेटिव टू इंपोर्टेड IVF मीडिया इंट्रोड्यूस्ड इन 2024। देखिए 2024 में क्या हुआ है, आपका एक नया IVF टेक्नोलॉजी जो है इंडिया ने अपनी यहां पर इजाद की है, अपनी जो है एक नई IVF टेक्नोलॉजी को जो है डिस्कवर किया है इंडिया में। और ये जो IVF टेक्नोलॉजी डिस्कवर की गई है इसमें जो है आपके दो मेजर इंस्टीट्यूशन जो है इन्वॉल्व थे। ठीक है, दो मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, एक है आपका NDDB, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। कहां पर है ये? आनंद गुजरात में। कहां पर है? आनंद गुजरात में जो है ये लोकेटेड है आपका। ठीक है, आनंद गुजरात में लोकेटेड है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है कब हुई थी? 1965 में बाय वर्जिस कुरियन। ठीक है, किसके द्वारा? वर्जिस कुरियन के द्वारा जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या कहा जाता है इन्हें भाई? व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर जो है कहा जाता है किसे? वर्जिस कुरियन को। तो देखिए इन्होंने क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जिसका जो मेजर मैंडेट था वो क्या था कि मिल्क की प्रोडक्शन को यहां पर क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी कौन सी? यहां पर NDDB ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर इन्वॉल्व थी। इसके अलावा था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें? इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। ठीक है, IIL के नाम से इसे जानते हैं हम, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखना इसका भी, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के, ये एक तरह की जो है पब्लिक सेक्टर की अगर देखा जाए, यानी कि ये जो है NDDB के साथ मिलकर के यहाँ पर काम करती है। बहुत सारे NDDB के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन रिलेटेड, उसको जो है किसको दे दिया जाता है? इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड को दिया जाता है, जिसका जो हेडक्वार्टर है तेलंगाना में है। ठीक है, कहां पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड है पर कंप्लीटली देखा जाए तो ये सरकारी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है बट गवर्नमेंट ओन्ड एक तरह से कह सकते हैं। ये जो है ज्यादातर NDDB के साथ मिलकर यहाँ पर काम करती है और मेजर जो है इसका एक तरह से वैक्सीनेशन रिलेटेड इनोवेशन में ज्यादा रोल रहता है। और बहुत सारी वैक्सीनेशन जो है एनिमल डिजीज रिलेटेड जो है इसने खोजी है। ठीक है, किसने? इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड तेलंगाना ने। तो इन दो ने मिलकर के जो है एक टेक्नोलॉजी यहां पर इजाद की है जो इंडिया की अपनी है, जो किसको रिप्लेस करता है? इंपोर्टेड IVF मीडिया को। यानी कि बाहर से हमें जो है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइज्ड कोई भी एम्ब्रियो लाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में अपना जो है ये क्या किया है? डिस्कवर किया है। तो सभी के सभी यहां पर कह रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि इंडिजीनस IVF मीडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है भाई। कौन सा रहेगा आपके पास? इंडिजीनस IVF मीडिया, जिसको जो पर्टिकुलर नाम यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है? षष्ठी। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम दिया गया है? षष्ठी नाम जो है इसे दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा है? इंडिजिनस IVF मीडिया, षष्ठी नाम दिया गया है। और इसको जो है किस मिशन के अंतर्गत यहां पर जो है एक तरह से बनाया गया या डिस्कवरी की गई, तो वो है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है इस इनिशिएटिव को यहां पर जो है एक तरह से लॉन्च किया गया। ओके,
ताकि जो है डिपेंडेंसी जो एक तरह से एक्सोटिक यहाँ पर या देखा जाए तो जो इंपोर्टेड आईवीएफ है उन पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखिए, अंडर द लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम which disease vaccination coverage reduced active cases from 33.5 lakh to just 47 in 2024। चलिए भाई ये बताइए, क्लासेस में हमने कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर हमारा जो एक प्रोग्राम चलता है कौन सा, लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके थ्रू जो है टीकाकरण किया जाता है पशुओं का अलग अलग बीमारियों के लिए, ठीक है, ताकि वो उससे ग्रसित ना हो, अगर ग्रसित हो चुके हैं तो वो ज्यादा ना फैले। तो यहाँ पर जो आपके पास डिजीज दी गई हैं जैसे फुट एंड माउथ डिजीज जिसे जो है खुरपका मुंहपका कहा जाता है, एफएमडी कहा जाता है, ब्रुसेलोसिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है पेस्ट डी पेटिटिस रूमिनेंट्स जिसे जो हम कैटल प्लेग भी कहते हैं, क्या कहते हैं इस बीमारी को, कैटल प्लेग भी जो है इसे कहा जाता है, ठीक है, कैटल प्लेग इसे कहा जाता है। इसके अलावा देखिए लंपी स्किन डिजीज, तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। कुछ कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, और बट मैक्सिमम का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, एलएसडी। जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एलएसडी, यानी कि लंपी स्किन डिजीज। अभी पिछले 2 से 3 सालों में जो है ये काफी ज्यादा जो है फैली देखी गई जानवरों में, ठीक है। बट जो मिशन चलाया गया लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके थ्रू जो वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड यहाँ पर की गई, उसके थ्रू जो एक्टिव केसेस थे कितने, लगभग 33.5 लाख एक्टिव केसेस थे, जो 2024 तक मात्र 47 केसेस जो है बच गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर देखिए अगले क्वेश्चन की, द प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना लॉन्च्ड इन 2024 डज नॉट डायरेक्टली एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये जो स्कीम चली कौन सी, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना, ये किसके अंतर्गत चली है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो है एक सब स्कीम ये लॉन्च की गई है, ठीक है। क्लासेस में कंप्लीटली इसके बारे में हमने जाना है। ये जो है कब उसमें ऐड की गई, 2024 में जो इसे लॉन्च किया गया मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा बेनिफिट जो है इस योजना के अंतर्गत नहीं दिया जाता, ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर बेनिफिट जो है इस योजना के अंतर्गत प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो देखिए पहला है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट जो है इस योजना के अंतर्गत नहीं की जाती। एक्वाकल्चर इंश्योरेंस जो है इस योजना के अंतर्गत नहीं दिया जाता। ब्लू इकोनॉमी सब्सिडी फॉर एक्सपोर्ट जो है इसके अंतर्गत नहीं दिया जाता। सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी जो है प्रावधान इस योजना के अंतर्गत प्रोवाइड नहीं किया जाता। बताइए भाई। जी हाँ बिल्कुल सही भाई, सभी के सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ब्लू इकोनॉमी यानी कि फिशरी रिलेटेड जो एनहांसमेंट रहती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए कोई भी सब्सिडी यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए प्रोवाइड नहीं की जाती कि भारत में कोई फिशरी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और उनको इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इसके लिए कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। बाकी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए जरूर दी जाती है। एक्वाकल्चर इंश्योरेंस भी उसमें कवर है, सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी जो है इसमें कवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए द डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF, ठीक है, अचीव्ड हाउ मच न्यू मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी अक्रॉस 12 स्टेट्स, ठीक है। 2024 तक के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2024 तक जो है 12 स्टेट को यहां पर कंप्लीटली कवर करते हुए यहां पर जो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसके तहत जो पर डे जो यहां पर मिल्क की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो जो है कितनी हुई है, यहां पर कितना जो है अचीवमेंट उसमें की गई है वो आपको बताना है भाई। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर जो हमारे पास क्या रहेगा। जो आपका डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के साथ मर्ज की गई स्कीम है, इसके तहत अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है लगभग 12 स्टेट्स में पर डे जो मिल्क प्रोसेसिंग की एक तरह से क्या रहती है, पर डे मिल्क प्रोसेसिंग का जो भी यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट रहता है वो मैक्सिमम अमाउंट जो है अभी तक कितना अचीव किया गया है। देखिए ऑप्शन दिया गया है कि 54.12 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी के जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की गई है मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की, या इसके अलावा यहाँ पर लगभग 63.45 लाख है, 81.66 लाख है, या 73.95 लाख लीटर पर डे की प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर अचीव की गई है। चलिए तो कुछ कह रहे हैं ऑप्शन बी, मैक्सिमम कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है हमारे पास 81.66, बी कह रहा है 63। तो देखिए राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास। कंप्लीटली हमने क्लासेस में देखिए इसके बारे में पढ़ा है, आप जो है ठीक से एक बार क्लासेस में चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। कितना होगा 73.95 लाख
लीटर पर डे की कैपेसिटी तक जो है यहाँ पर अचीव कर ली गई है प्रोसेसिंग कैपेसिटी, यानी कि एक दिन में जो है आपका 73.95 यानी कि लगभग 74 लाख जो लीटर पर डे जो है यहाँ पर प्रोसेस किया जा सकता है। और किसकी वजह से हो पाया है? ये जो डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो स्कीम एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जोड़ दी गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए, तो देखिए जो क्वेश्चन है सारे के सारे आपसे स्कीम से रिलेटेड है, तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको जो है इसका टू द पॉइंट आंसर देना है। देखिए, विच इनिशिएटिव अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन एड इन द जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ कैटल एंड बफेलो। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत यहाँ पर जो जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है भाई? आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है क्या चीज प्रोवाइड की जाती है? जैसे हमने अभी बात की, जो डिजिटल मिशन के अंतर्गत जो है क्या दिया जाता है, वहां पर 12 डिजिट की जो है आइडेंटिफिकेशन आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इसके अलावा जो आपका जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत क्या चीज प्रोवाइड की जाती है? आइडेंटिफिकेशन जिससे की जा सके उस पशु की कि इसमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो है हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, अगर हो गई है तो किस किस का ब्रीड का ये क्रॉस है, अगर कोई सीमन इसमें जो है आर्टिफिशियली जो है इंसेमिनेट किया गया है तो कौन सा सीमन इसमें डाला गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। चलिए भाई, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गौ चिप किसके लिए? गाय के लिए। और महिष चिप किसके लिए जो है यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती है? बफेलोस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अंडर द मनरेगा खेत तालाब योजना व्हाट इज द मिनिमम पॉन्ड डायमेंशन रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी एंश्योरिंग प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एक्वाकल्चर वायबिलिटी। तो देखिए, हमने जो है यहाँ पर बात की, 2 क्लासेस के माध्यम से हमने कंप्लीट जितनी भी आपकी स्टेट से रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स है कंप्लीटली हमने 2 क्लासेस के माध्यम से उनके बारे में पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड देखिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेंट्रल वाले हमारे खत्म हो गए, अब स्टेट से रिलेटेड ही बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताना यहाँ पर जो हमने योजना पढ़ी थी कौन सी? मनरेगा खेत तालाब योजना, यानी कि ये मनरेगा के अंतर्गत, यानी कि जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसके अंतर्गत जो है काम कराया जाता है, खेत में तालाब जो है यहाँ पर खुदवाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली जो है एमपी में ये स्कीम चली हुई है और एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये स्कीम चलाई जाती है, यानी कि मनरेगा के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है? यहाँ पर तालाब बनवाया जाता है। ठीक है, तालाब जो है बनवाया जाता है। तो मेजरली जो इस योजना के तहत खेत तालाब योजना के तहत जो तालाब बनाया जाता है उसकी डायमेंशन कितनी होती है? लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो डेप्थ रखी जाती है, गहराई रखी जाती है, वो कितनी होती है भाई? वो आपको बताना है। 100 फीट या 10 फीट की जो एलबीएच रहती है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और ये आपकी डेप्थ हो गया। ठीक है, तो बताइए भाई, इसके अलावा 120 फीट या 8 फीट, इसके अलावा 150 फीट या 12 फीट या 200 फीट या 15 फीट, बताइए भाई। कंप्लीट इसके बारे में हमने पढ़ा है और बिल्कुल सही से जो इन योजनाओं के बारे में हमने कंप्लीट कवर किया है क्लासेस में, अगर आपने ध्यान से क्लासेस देखी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यार। आ रहा है यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कितना यहाँ पर 150 फीट की लेंथ रहती है, 150 फीट की जो है उसकी क्या रहती है? ब्रेड्थ रहती है। और डेप्थ कितनी रखी जाती है यहाँ पर अगर हम बात करें? ठीक है, ये जो है रहता है 150, ये भी आपका रहता है कितना? 150। और इसके अलावा यानी कि एक तरह का स्क्वायर ही वो बनता है। ठीक है, क्या बनता है? स्क्वायर ही बनता है। और देखा जाए तो जो गहराई वहां पर होती है वो कितनी होती है? आपकी 12 फीट की। ठीक है, कितनी होती है? 12 फीट की जो है गहराई उसकी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपोनेंट अवेलेबल फॉर द फार्मर और टू अ फार्मर अंडर द कपिल धारा योजना फॉर वेल कंस्ट्रक्शन? यानी कि कपिल धारा योजना के बारे में हमने पढ़ा। कपिल धारा योजना का जो मेजर फोकस है वो क्या है? यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना और इरिगेशन के लिए वहां पर स्ट्रक्चर तैयार करना, चाहे खेत में तालाब हो, कुआं हो या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या कोई टैंक बनाना। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है कपिल धारा। इसके अंतर्गत आपका जो है चेक डैम भी बना लिए जाते हैं। ठीक है, या कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना लिया जाता है। तो ये जो योजना आपकी चली है, ठीक है, मेजरली जो आपका ये पिछली जो योजना देखी है भी 2007 में चलाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा ये योजना भी आपकी 2007 में जो है चलाई गई थी। तो इसमें आपने बताना है कि जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि 1.5 लाख रुपए जो है एक कुएं के लिए यहाँ पर दिया जाता है। या इसके अलावा कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता, सारा का सारा जो फंड मिलेगा वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो सामान खर्चा हो रहा है, जो लेबर आ रही है, उसी में जो है खर्च किया जाएगा। या इसके अलावा 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है और 50% जो है इसको बेनिफिशियरी को देना होता है जिसके खेत में या जिसके भी जमीन पर वो तालाब या कुआं बन रहा है। इसके अलावा 2 लाख रुपए जो है यहाँ पर एक बार में किसान को दे दिए जाते हैं जिसके खेत में वो बन रहा है, और वो भी डीबीटी के थ्रू यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उसके डायरेक्ट अकाउंट में प्रोवाइड कर लिए जाते हैं। बताइए भाई सही कौन सा इसमें?
10th का सी कह रहे हैं अभी लोग। चलिए बाकी भी आंसर दीजिए, अभी 2-3 के ही आंसर आए हैं, बाकी भी जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है, स्कीम से रिलेटेड है, ऐसे आपको याद नहीं होने वाली है। अगर आप रटते जाएंगे तो नहीं होने वाली है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा आंसर करेंगे, उसी से आपको जो है हेल्प मिलने वाली है ज्यादा से ज्यादा। चलिए भाई, मैक्सिमम लोग यहां पर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, साक्षी पटेल जी कह रही हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिल्कुल सही है भाई, साक्षी पटेल जी हो गया, हेमंत कुमार जी हो गया, बिल्कुल सही आंसर भाई आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कंप्लीटली फिर से जाकर के क्लास एक बार सही से देख लीजिए। जो कपिल धारा योजना है, यहाँ पर किसी तरीके का जो है डायरेक्ट जो पैसा है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। ओके, और मैक्सिमम देखा जाए तो ये जो आपकी स्टेट रिलेटेड मनरेगा रिलेटेड स्कीम है, यहाँ पर डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता, ज्यादातर जो है पैसा दिया जाएगा तो वो जो है खर्चा किया जाएगा। ठीक है, जो पैसा आएगा सिर्फ और सिर्फ वहां पर पैसे का सामान आएगा कि कुआं बनाने के लिए, ये जो वेल कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके लिए कितना जो है सीमेंट लगेगा, कितने जो है उसमें ईंटें लगेगी, कितना कंक्रीट लगेगा, ठीक है, कितना बालू लगेगा, उस सभी का जो है वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनकी जो दिहाड़ी बनती है वो उनको प्रोवाइड की जाती है। बाकी जिसके खेत में बन रहा है उसके लिए डायरेक्ट कोई भी यहाँ पर कैश या कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं दिया जाता। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। चलिए नेक्स्ट बात कर देखिए, विच कंपोनेंट अंडर द बलराम तालाब योजना हैज द हाईएस्ट सब्सिडी कैप एंड फॉर विच कैटेगरी ऑफ फार्मर। तो ये आपको बताना है, देखिए जो बलराम तालाब योजना में सबसे अधिक जो सब्सिडी है किस वर्ग के किसानों को और कितनी राशि तक यहाँ पर दी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए भाई कौन सी योजना है हमारे पास यहाँ पर, बलराम तालाब योजना यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सब्सिडी है, सबसे ज्यादा सब्सिडी किसे दी जाती है, कितनी दी जाती है, वो आपको बताना है। प्रदीप खरट जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी भी जल्दी से आंसर दीजिए भाई। इस स्कीम के अंतर्गत जो आपकी कौन सी है, बलराम तालाब योजना है, इसके अंतर्गत कितना पैसा जो है प्रोवाइड किया जाता है और सबसे ज्यादा किसको प्रोवाइड किया जाता है, किस कैटेगरी फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है। देखिए मैक्सिमम का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, तान्या जी होगी, साक्षी जी होगी, रागेश्वरी जी, विकास जी, राहुल जी, प्रत्युष जी, विजय। देखिए जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जिसका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। कितना प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर, 1 लाख तक जो है प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए, मैक्सिमम जो है 1 लाख रहता है और वो 1 लाख जो है SC ST कैटेगरी के जो फार्मर्स रहते हैं उनको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बलराम तालाब योजना के तहत जो है ये प्रोवाइड यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, वहीं पर देखिए अगर हम बात करें 1 लाख दिया जाता है SC ST फार्मर्स के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपका 80,000 रुपए, ठीक है, 80,000 रुपए जो है आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और इसके अलावा 80,000 रुपए आपके जनरल कैटेगरी फार्मर के लिए जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी और जो आपका जो कौन से रहते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। ठीक है, कौन से, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर। ठीक है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो रहते हैं उनके लिए कितना प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर 80,000 जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी हाँ, सब्सिडी कितनी प्रोवाइड की जाएगी, 75% सब्सिडी उनको मिलती है। कितनी मिलती है भाई, 75% सब्सिडी जो है उनको मिलती है। स्मॉल फार्मर को कितनी मिलेगी, इस हिसाब से लगभग 50% की मिलती है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कितनी मिलती है, 50% की सब्सिडी। जनरल कैटेगरी फार्मर को कितनी मिलती है, 40% सब्सिडी जो है मिलती है। और मैक्सिमम अमाउंट कितना रहता है, 80,000 रुपए। ठीक है, यानी कि सब्सिडी के थ्रू अगर आपको अमाउंट दिया जाएगा तो मैक्सिमम तक जो है 80,000 तक रुपए तक जो है दिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द चीफ मिनिस्टर कृषक जीवन कल्याण योजना, या जिसे मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के नाम से जानते हैं, प्रोवाइड फ्यूनरल असिस्टेंस ऑफ 4,000। दिस कंपोनेंट इज यूनिक बिकॉज, देखिए 4,000 रुपए यहाँ पर जो है दिए जाते हैं एज अ फ्यूनरल असिस्टेंस के तौर पर दिए जाते हैं। ठीक है, कब दिए जाते हैं, फ्यूनरल असिस्टेंस के तौर पर दिए जाते हैं। किसके अंतर्गत, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत। जो अंतिम संस्कार के लिए कितने दिए जाते हैं यहाँ पर, अगर किसान की किसी भी कारण से डेथ यहाँ पर हो जाती है तो उसके लिए, उसके फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 4,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये बाकी की जो यहाँ पर स्कीम्स हमारे पास रहती हैं, या इसी स्कीम के अंतर्गत जो और कैटेगरीज बनाई गई हैं कि जैसे कोई अपंग हो गया तो उसके लिए अलग अमाउंट रहता है। ठीक है, तो ये जो 4,000 रुपए है ये बाकी के अमाउंट से यूनिक क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए, इट इज प्रोवाइडेड ओनली इन नेचुरल कैलेमिटी, के सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आपदा होने के कारण जो डेथ होती है तभी दिया जाता है। या इसके अलावा देखिए इट इज लिंक्ड विद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जो है लिंक्ड है।
या इट इज फिक्स्ड ग्रांट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सीडेंट टाइप, ये जो है बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट है, 4,000 रुपए दिया ही जाएगा चाहे जो डेथ हुई हो किसी भी तरीके से वहां पर हुई हो। या इसके अलावा इट इज बेस्ड ऑन विलेज लेवल ग्राम सभा रिकमेंडेशन, ये जो है किसके आधार पर दिया जाएगा, ये दिया जाएगा जो ग्राम सभा होगी उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर, उसकी सलाह के आधार पर ये प्रोवाइड किया जाएगा। बताइए भी, देखिए बिल्कुल कॉमन सी बात इसमें जो है आ रही है। आंसर ए भी कर रहे हैं, ऑप्शन सी भी कर रहे हैं। तो ए क्या कह रहा है भाई, इट इज प्रोवाइडेड ओनली इन नेचुरल कैलेमिटी, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अगर किसी भी कारण से यहाँ पर डेथ होती है तो उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि किसान की फाइनली अगर जो है डेथ वहां पर घोषित कर ली जाती है तो उसको ये प्रोवाइड किया ही जाएगा, वहां पर डेथ का रीजन नहीं देखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर द चीफ मिनिस्टर मिल्क एनिमल सप्लाई प्रोग्राम व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर 2 मिल्क बुफेलो टू अ ट्राइबल बेनिफिशियरी, ठीक है। तो यहां पर क्या रहता है, जो प्रोग्राम है कौन सा, मुख्यमंत्री मिल्क एनिमल सप्लाई प्रोग्राम, या जिसे हम जो है क्या कहते हैं यहाँ पर दुधारू पशु प्रदाय योजना जिसे कहते हैं, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना भी इसे कहा जाता है। तो इसके तहत अगर हम बात करें तो 2 मिल्क बुफेलो के लिए, मिल्क का मतलब क्या रहता है, मिल्क रहता है, ठीक है, मिल्क पर्पज वाली जो ब्रीड होती है, तो 2 जो दुधारू भैंसें होगी उनके लिए कितना पैसा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, सरकार के द्वारा कितना पैसा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है, सब्सिडी कितनी प्रोवाइड की जाती है वो बताना है भी आपको। देखिए ऑप्शन ए दिया गया हमारे पास 1,89,250 रुपए, 2,18,700 रुपए, या 2,43,000 रुपए, या 1,70,325 रुपए। तो देखिए ये जो स्कीम है इसके तहत क्या किया जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाएंगी या तो 2 भैंसें दी जाएंगी या 2 उनको गाय दी जाएंगी, ठीक है, या 2 भैंसें या 2 गाय, इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर जो है देखिए यहाँ पर 2 भैंसें उनके लिए प्रोवाइड की जाती है तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो कितना होता है, 2,43,000 रुपए, कितना होता है, 2,43,000 रुपए मैक्सिमम अमाउंट होगा बुफेलो का, जिसमें से जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी ये वाली आपकी ऑप्शन बी, ठीक है, 2,18,700 रुपए जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो राइट तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर गाय की बात करें देखिए हम, तो यहां पर जो मैक्सिमम अमाउंट रहता है वो होता है 1,89,000, ठीक है, कितना होता है, 1,89,250 रुपए, जिसमें जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सी आपकी 1,70,325 रुपए, ये दिया जाएगा 2 मिल्क काउस के लिए, ठीक है, ठीक है, 2 दुधारू गाय के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा 1,70,325, मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगा 1,89,250 रुपए का खर्चा आएगा, उसमें से 1,70,325 रुपए जो है सरकार देगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, बफेलो से रिलेटेड, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिफाइंस द लिंकेज बिटवीन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एंड पीएम किसान सम्मान निधि योजना। देखिए कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट दिखा रही है जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रही है किसका, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का और दूसरी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। देखिए दोनों योजनाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है, आपका 6,000 रुपए प्रोवाइड किया जाता है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसे हम पीएम किसान के नाम से जानते हैं, उसके तहत 6,000 रुपए जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बेनिफिशियरी को, फार्मर को, और कितनी इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट जो है कितने रुपए की रहती है, 2,000 रुपए की जो है हर एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रहती है, यानी कि साल में 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किए जाएंगे 6,000 रुपए। तो सिमिलर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी यही स्कीम जो है एक तरह से चलाएगी, यानी कि जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, ये यहाँ पर मेजर कंडीशन है, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है रजिस्टर होना चाहिए फार्मर, उसी फार्मर को यहाँ पर अलग से और यहाँ पर सिमिलर इसी पैटर्न से क्या मिलेगा, पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि 6,000 रुपए से अगर उसका कुछ सही से वो इनपुट नहीं खरीद पा रहा है तो 6,000 और हो जाएंगे, किसान के पास जो है कितने हो जाएंगे, 12,000 रुपए जो है यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। जो इसका लाभ भी उठा रहा है उसको अलग से जो है सिमिलर इसी तरह से 6,000 रुपए मिलेंगे, मध्य प्रदेश सरकार से जो है उसको 6,000 रुपए मिलेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे और 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, साथ ही उसको पीएम किसान सम्मान निधि से भी यहाँ पर योजना से भी लाभ मिल रहा है। जी हाँ, शायद ये पहले 4,000 रुपए था, अब 6,000 रुपए हो गया है, ठीक है, पहले 4,000 रुपए था, पहले जब हमने भी इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, ठीक है, जब काफी इसके बारे में देखा तो पता चला कि अमाउंट जो है पहले 4,000 रुपए था, बट अब जो है कन्वर्ट करके कितना 6,000 रुपए कर दिया गया है, लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, 6,000 रुपए इसको कर दिया गया है। देखिए तो सप्लीमेंट्री स्कीम है ये, और इसके अलावा देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
में जितना 6,000 रुपए मिलता है तो एडिशनली जो है यहाँ पर पीएम किसान से भी उतना मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर MKKY यानी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एंश्योर ट्रांसपेरेंसी बाय इन्वॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग एजेंसी कौन होती है इस चीज में, यानी कि कौन ऐसा देखेगी कि जो किसान है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि क्या होना चाहिए, पहले उसके पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वो रजिस्टर होना चाहिए। इसकी रजिस्ट्री कब होगी, जब किसान के पास जो है जमीन होगी। ठीक है, तो इस चीज को कौन देखता है कि किसान के पास जमीन है, जमीन के कागजात जो है सही है और उसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर जो है करवाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत वो रजिस्टर है, तब जाकर के जो है इस स्कीम के अंतर्गत जो है क्या होगा, वो रजिस्टर होगा। तो ये इंश्योर वहां पर कौन करता है, कौन इस चीज की देखरेख करता है, कौन इसकी मॉनिटरिंग करता है, जो भी वहां पर डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्राइमरली किस पर्सन से होकर के होती है, वो आपको बताना है। देखिए उसी पर्सन से होगी जो जमीन का लेखा जोखा रखते हैं। तो बताइए कौन जो है ये काम करते हैं, जमीन का लेखा जोखा जो है, जमीन का जो रिकॉर्ड रखते हैं वो कौन रखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया कि लोकल एग्रीकल्चरल और रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, जो लेखपाल हो गए या जो भी रेवेन्यू ऑफिसर रहते हैं, ठीक है, लेखपाल पटवारी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा देखिए प्राइवेट एजेंसी जो इसकी मॉनिटरिंग करती है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑडिट जो है यहाँ पर होता है। इसके अलावा देखा जाए तो पंचायत कमेटी जो है यहाँ पर देखरेख करती है। तो बताइए कौन करता है देखरेख इसकी, लोकल एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू ऑफिसर। विकास कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है भाई, कीर्ति पटेल जी का बिल्कुल सही है, नीलम जी का भी बिल्कुल सही है यहाँ पर आंसर, बागेश्वरी जी, प्रत्युष जी, प्रीति जी, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आकाश पटेल जी बिल्कुल सही आंसर है भाई। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन रखता है, जो लोकल एग्रीकल्चरल एजेंसीज हो गई, ठीक है, जो लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, चाहे ब्लॉक लेवल का डिपार्टमेंट हो, ठीक है, या कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, वो इस पर जो है ध्यान रखते हैं। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर भी जो है इसकी क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी रजिस्टर करना होता है पहले जमीन की डिटेल चाहिए तभी वो रजिस्टर कर पाएगा। जमीन की डिटेल कहां से मिलेगी, रेवेन्यू ऑफिसर से मिलेगी, ठीक है। फिर जाकर के नेक्स्ट बढ़ेगी कहां पर, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिर उनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, ये फिर आगे रिपोर्ट बढ़ाई जाती है और फिर सैंक्शन जो है ये किया जाता है आपको किस योजना के अंतर्गत, जो भी आपकी जो है किसान कल्याण योजना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज अ मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर मनरेगा खेत तालाब योजना टू रिसीव अ गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी कि जो कौन सी योजना है, मनरेगा की जो खेत तालाब योजना है, जो मनरेगा के तहत जो खेत तालाब यहाँ पर योजना चली है, तो इसमें जो है क्या होना मैंडेटरी है एक किसान के पास जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है। बताइए भाई क्या मैंडेटरी होना उसके पास जरूरी है, क्या होना मैंडेटरी है, तभी जाकर के जो है किसान को या किसी बेनिफिशियरी को इस योजना का लाभ मिलेगा। शुड प्रोसेस मोर देन 5 एकड़ ऑफ लैंड, उसके पास जो है 5 एकड़ तक की जमीन होनी चाहिए, यानी कि 5 एकड़ कितना बनता है आपका, लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर की जमीन बन जाती है। कितना बनता है ये, लगभग 2.5 हेक्टेयर की, 2.5 हेक्टेयर बनता है। तो देखिए 2.5 हेक्टेयर की जमीन उसके पास होनी चाहिए। या इसके अलावा देखिए मस्ट नॉट बी अ बेनिफिशियरी ऑफ पीएम किसान, वो जो है पीएम किसान योजना के अंतर्गत रजिस्टर नहीं होना चाहिए। या इसके अलावा देखिए यहां पर बात की जाए, शुड हैव अ वैलिड मनरेगा जॉब कार्ड, उसके पास जो है एक वैलिड मनरेगा जॉब कार्ड जो है होना चाहिए। या इसके अलावा देखिए शुड हैव अ बैंक लोन हिस्ट्री, उसके पास जो है बैंक से लोन लिया होना चाहिए। बताइए भाई, बताइए भाई जल्दी से राइट आंसर क्या होगा हमारे पास। सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। भाई कैसे कर रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए कैसे हो गया, ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं कि उसके पास जो है 5 एकड़ तक की लैंड होनी चाहिए, क्लासेस में भी नहीं पढ़ा कहीं पर भी कि 5 एकड़ तक की जो है जमीन होनी चाहिए तभी जाकर के वो खोद सकता है भाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ बिल्कुल अब सही है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारे पास। कौन सा, शुड हैव अ वैलिड मनरेगा जॉब कार्ड, क्या होना चाहिए उसके पास, मनरेगा जॉब कार्ड जो उसके पास होना चाहिए, तभी जाकर के जो है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते देखिए अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द की इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट अंडर द कपिल धारा योजना दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम बलराम तालाब योजना। देखिए 2 तरह की योजना है, काम दोनों का एक तरह का ही है, बट एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो कपिल धारा योजना है वो थोड़ी अलग है बलराम तालाब योजना से। बनाए क्या जाएंगे यहाँ पर, तालाब ही बनाए जाएंगे, टैंक ही बनाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो है पानी को इकट्ठा करने वाले या पानी के स्रोत ही तैयार किए जाएंगे, ठीक है, पानी के संरक्षण के लिए कोई ना कोई यहां पर जो है बनाए ही जाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है।
बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो कपिल धारा योजना है वो बलराम तालाब योजना से किस तरीके से अलग है, यहाँ पर दिए गए पॉइंट में से किस तरीके से वो अलग है। यहाँ पर कपिल धारा योजना में ऐसा क्या काम किया जाता है जो बलराम तालाब योजना के तहत नहीं किया जाता। कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी, कुछ सी भी कह रहे हैं, कुछ ए भी कह रहे हैं। तो चलिए हर एक ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ सोलर इरिगेशन किट्स, कि यहाँ पर जरूरी है कि क्या है कि यहाँ पर कपिल धारा योजना के अंतर्गत जो है सोलर इरिगेशन जो किट है वो यहाँ पर मस्ट है लगाना, कि वो इसके अंतर्गत लगाई जाती है। तो ऐसा तो नहीं, तभी हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा कि सोलर किट जो है वहां पर लगानी ही लगानी है अगर कपिल धारा योजना का लाभ उठाना है। इसके अलावा देखिए एम्फेसिस ऑन आरएमएस रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो एक तरह से मेजर फोकस रहता है वो वर्षा जल संरक्षण पर रहता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को तैयार करने में रहता है। यानी कि इसके तहत ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिसके थ्रू जो है पानी अपने आप ही जो वर्षा का पानी है वो उसमें इकट्ठा होता जाए। या इसके अलावा देखिए इंक्लूड वेल इलेक्ट्रिफिकेशन एज अ कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो भी कुएं वगैरह यहाँ पर खोदे जाएंगे उसको प्रॉपर्ली इलेक्ट्रीफाई किया जाए, मोटर वगैरह उसमें लगाई जाए, पंप वगैरह लगाया जाए। या प्रोवाइड ड्रिप इरिगेशन किट, क्या की जाती है, ड्रिप इरिगेशन किट जो है यहाँ पर कपिल धारा योजना के थ्रू प्रोवाइड की जाती है जो बलराम तालाब योजना के थ्रू नहीं दी जाती। बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल सही भाई पवन चौधरी जी, रेन वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, बाकियों का बिल्कुल राइट आंसर जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, क्या है यहाँ पर मेजर ध्यान किस पर दिया जाता है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हो सके, वर्षा जल का संरक्षण हो सके। ठीक है, जो भी पानी यहाँ पर वेस्ट आ जा रहा है वहां से बह रहा है वो जो है यहाँ पर क्या हो, इकट्ठा हो। कहां पर इकट्ठा हो, वो पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर में इकट्ठा हो। ठीक है, ये ध्यान आपने रखना है। और उसके लिए जो है यहाँ पर आपके चेक डैम भी बनाए जाते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, चेक डैम भी बनाए जाते हैं, साथ साथ रेन वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा कुएं भी बनाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तालाब भी बनाए जाते हैं, हर एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर ज्यादातर ध्यान किस पर दिया जाता है, खेत तालाब, यानी कि खेतों में एक वाटर का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें जो है पानी भंडारित किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एक्सक्लूसिवली टारगेट स्पेसिफिक ट्राइब फॉर डेयरी बेस्ड लाइवलीहुड एनहांसमेंट। देखिए यहां पर देखा जाए तो इसमें से एक ऐसी स्कीम है जो एक स्पेसिफिक ट्राइब पर, ठीक है, जो स्पेसिफिक किसी ट्राइब पर क्या करती है, यहाँ पर उसी को जो है स्पेसिफिक ट्राइब के लिए वो स्कीम यहाँ पर प्रोवाइड की गई है ताकि वो जो है डेयरी बेस्ड काम करें। ठीक है, दुधारू पशुओं का पालन करें और वही जो है उनकी आजीविका का अच्छा खासा साधन बन सके। बताइए भी ऐसी कौन सी जो है यहाँ पर योजना है। बलराम तालाब योजना इस तरह की है, कपिल धारा है तो ये तो बाहर ही हो गई, ये हमारी किससे रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया डेयरी से रिलेटेड। या इसके अलावा देखिए चीफ मिनिस्टर मिल्क एनिमल सप्लाई प्रोग्राम है या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो ये भी बाहर हो गया। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो सभी का राइट आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय जो योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हमने बात की थी कि इसके अंतर्गत 2 गाय दी जाती है, 2 भैंस दी जाती है। किसको दी जाती है, स्पेसिफिक ट्राइब्स को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक ट्राइब है कौन कौन से, बैगा हो गया, ठीक है, इसके अलावा भारिया हो गया और सहारिया हो गया। ठीक है, या कौन कौन से हो गए, बैगा हो गया, इसके अलावा बहारिया हो गया और सहारिया हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इन ट्राइब में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, ये जो स्कीम है इन ट्राइब के लिए ज्यादातर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, भारिया ट्राइब रहती है भैया आपके पास। ठीक है, ये जो 3 ट्राइब है मेजरली इन ट्राइब्स के लिए जो है इस योजना का यहाँ पर लाभ प्रोवाइड कराया जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही है भैया, आपका सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बात करें हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट वाज सिलेक्टेड एज द लॉन्च साइट फॉर द सीएम डेयरी प्लस स्कीम एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई, ये आपको बताना है। देखिए यानी कि आपकी जो स्कीम है कौन सी, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस जो स्कीम है, ठीक है, इसको जो है लॉन्च किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे लॉन्च किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ पर एज अ पायलट डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट किया गया है, वो बताइए भाई। देखिए रायसेन को किया गया है पायलट फॉर हॉर्टिकल्चर, विदिशा पायलट फॉर डेयरी हब ऑफ एमपी, डेयरी हब ऑफ एमपी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा सीहोर पायलट डिस्ट्रिक्ट फॉर डेयरी लेड रूरल डेवलपमेंट ये है। या इसके अलावा देखिए होशंगाबाद वेटनरी जोन हेडक्वार्टर्स, बताइए किसको जो है यहां पर सेलेक्ट किया गया है। सीहोर कह रहे हैं भाई, सीहोर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
एज अ पायलट डिस्ट्रिक्ट डेयरी लेड रूरल डेवलपमेंट के लिए किसको जो है सिलेक्ट किया गया है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर देखिए। अंडर द मुख्यमंत्री खेत तीरथ योजना व्हाट इज द प्राइमरी रैशनल बिहाइंड सेंडिंग फार्मर्स अब्रॉड फॉर एक्सपोजर विजिट्स। ये आपको बताना भाई कि मुख्यमंत्री खेत तीरथ योजना के अंतर्गत किसानों को विदेश भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भाई क्या मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जरूरत पड़ी, किस चीज की जरूरत पड़ी, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की जरूरत पड़ी। ठीक है, यानी कि एक तरह से यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको हम एग्रो टूरिज्म भी कह सकते हैं। एक तरह से क्या कह सकते हैं, एग्रो टूरिज्म, यानी कि जो भी फार्मर है उनके क्या कराया जाता है, यहाँ पर टूर्स कराए जाते हैं देशों और विदेशों में। ठीक है, आउट ऑफ स्टेट भी कराए जाते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी कराए जाते हैं। अब किस लिए कराए जाते हैं वो आपको बताना है भाई। टू प्रमोट एग्रीकल्चर टूरिज्म थ्रू इंटरनेशनल पार्टनरशिप, इससे जो है क्या बढ़ता है, एग्रीकल्चर टूरिज्म बढ़ता है और इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है एग्रीकल्चर में यहाँ पर बढ़ती है। अलग अलग देश जो है यहाँ पर मिलजुल कर काम करते हैं अगर ये योजना जब लागू की गई तो इस उद्देश्य के साथ की गई। या टू कंपेयर एमएसपी रेट इंटरनेशनली, या जो एमएसपी रेट इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, भारत में क्या है, उनका कंपेरिजन करने के लिए। ठीक है, तब जो है ये कराया जाता है। या इसके अलावा देखिए टू असेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लोकल क्रॉप, क्या इसलिए किया जाता है भाई कि यहां पर देखना है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोटेंशियल है लोकल क्रॉप का वो क्या है, उसके लिए जो है यहाँ पर खेत तीरथ योजना चलाई जाती है। या इसके अलावा टू प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट एंड ट्रांसफर एडवांस्ड एग्रो टेक्नोलॉजीज टू लोकल कंटेक्स्ट, कि क्या करना है यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है सिखाना है किसानों को और साथ ही साथ वो जो है सीख करके आए और अपने क्षेत्रों में जो क्या कर सके उन नई नई तकनीकों को जो है अप्लाई कर सके। बिल्कुल सही भाई, सभी का देखिए बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही भाई, सभी का देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। टू प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट एंड ट्रांसफर एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज टू लोकल कंटेक्स्ट। पवन चौधरी जी, जी हाँ बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस योजना का मेजर जो अगर हम मैंडेट की बात करें तो यही है कि किसान जो है अपनी लोकल जो उनकी फार्मिंग प्रैक्टिस है सिर्फ उन्हीं तक सीमित ना रहें और उनको छोड़े भी ना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, ट्रेडिशनल फार्मिंग को बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उनको भी साथ लेकर के चलें बट उनमें थोड़ी इंप्रूवमेंट लाए। इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे, जब वो नई जगह पर जाकर के नई टेक्नोलॉजी देखेंगे कि विदेशों में क्या किया जा रहा है, दूसरे स्टेट में क्या फार्मिंग प्रैक्टिस है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है जो उनकी खेती को और ज्यादा बेहतर बना सकती है तो वो चीजें वो सीख करके आएंगे अपने इलाकों में, अपनी जगह पर, अपने क्षेत्रों में उसको जो है एक तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते देखिए यहां पर हम व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर SC/ST फार्मर अंडर द मुख्यमंत्री खेत तीरथ योजना। चलिए बताइए, अभी जो हमने योजना के बारे में जाना है यहां पर, तो इसके अंतर्गत जो SC/ST फार्मर्स रहते हैं उनके लिए जो है कितनी सब्सिडी यहां पर प्रोवाइड की जाती है, कितनी सब्सिडी जो है पूरे के पूरे खर्चे का कितना जो है उनको वापस कर दिया जाता है सब्सिडी के तौर पर, जो ओवरऑल खर्चा आता है उसका कितना वापस कर दिया जाता है उनको, बताइए भाई। कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन डी, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन बी। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, साक्षी पटेल जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, आकाश पटेल जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, तन्ने जी ऑप्शन बी, बागेश्वरी जी ऑप्शन बी, सभी का बिल्कुल ऑप्शन बी। विकास, पवन चौधरी जी, सोनल, अनुराग जी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 75%। जी हाँ बिल्कुल सही है भाई। कितना हो जाएगा यहाँ पर 75%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 75% जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कितना प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडी, 75% सब्सिडी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के फार्मर्स रहते हैं उनके लिए 50% तक, और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर रहते हैं उनके लिए 90%। ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए कितनी, 90%। ठीक है, सबसे ज्यादा इनके लिए भाई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। दूसरे नंबर पर SC/ST फार्मर की अगर हम बात करें तो इनके लिए कितनी प्रोवाइड की जाती है, 75%। ठीक है, कितनी की जाती है, 75%। वहीं पर अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन से आते हैं, जो अदर फार्मर है। ठीक है, जो अदर कैटेगरीज के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए जो है कितने 50% जो है यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है अंडर खेत तीरथ योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द ट्यूबवेल एक्सकेवेशन स्कीम, जिसे हम क्या कहते हैं, नलकूप खनन योजना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नलकूप खुदाई योजना या नलकूप खनन योजना हम इसे कहते हैं। व्हाट इज द कंबाइंड मैक्सिमम सब्सिडी, यानी कि दोनों की सब्सिडी मिलाकर के अगर हम बात करें, यानी कि उसको खुदाई करने की, खनन करने की सब्सिडी कितनी दी जाती है और उसमें पंप लगाने की सब्सिडी, दोनों की मिलाकर के दोनों की सब्सिडी मिला दी जाए तो टोटल जो सब्सिडी का अमाउंट यहां पर रहता है, मैक्सिमम जो टोटल सब्सिडी का अमाउंट यहां पर रहता है कितना होगा, जब हम कंबाइनली बात करेंगे एक्सकेवेशन प्लस पंप,
कितना जो है टोटल रहेगा वो आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी से बताइए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने स्कीम्स अच्छे से पढ़ी हैं तो इस पर आपका ध्यान जरूर गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने मेंशन भी किया था क्लास में इस चीज को कि पंप के लिए इतनी सब्सिडी दी जाती है, मैक्सिमम अमाउंट इतना रहता है, और इसके अलावा जो है आपका एक्सकेवेशन के लिए सब्सिडी इतनी दी जाती है और मैक्सिमम अमाउंट जो है उसका इतना रहता है। तो वो आपको बताना है कितना है भाई, 30,000 रुपए। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है 35,000। तो देखिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सकेवेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, कितना प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर, एक्सकेवेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है आपका 25। ठीक है, कितना किया जाएगा, 25,000 रुपए दिए जाते हैं एक्सकेवेशन के लिए। इसके अलावा 15,000 रुपए दिए जाते हैं पंप्स के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, 40,000 रुपए। ठीक है, कितना हो गया टोटल जो है आपके पास कितना रहता है, 40,000 रुपए जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तक जो है 40,000 रुपए तक जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं विद 75% सब्सिडी। ठीक है, कितनी सब्सिडी, 75%। ठीक है, ध्यान रखना 75% सब्सिडी रहती है। मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, 25,000 और 15,000। तो इसलिए आपसे मैक्सिमम कंबाइन पूछा गया था, मैक्सिमम कंबाइन तो आपके पास कितना हो गया, 40,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। देखिए यहाँ पर विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सिडी लिमिट अंडर द माइक्रो इरिगेशन सपोर्ट स्कीम। देखिए ये भी इरिगेशन से रिलेटेड है, कौन सी, माइक्रो इरिगेशन सपोर्ट स्कीम है, यानी कि जहां पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर रेन गन जो है यहाँ पर क्या की जाएंगी, जो है एस्टेब्लिश की जाती हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कितना अमाउंट जो है प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है, जैसा यहाँ पर हमने बात की। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर ऐसा सा ही क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा यहाँ पर आपका 40,000 रुपए यहाँ था मैक्सिमम अमाउंट। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम अमाउंट हर एक के लिए कितना कितना रहता है वो आपको यहाँ पर बताना है भाई। बताइए भाई इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 50,000 ड्रिप इरिगेशन के लिए, इसके अलावा जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए 10,000 रुपए, और इसके अलावा रेन गन के लिए 12,000 रुपए। चलिए भाई बाकी भी बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास इसका, और भी आंसर कीजिए जल्दी से। बताइए भी राइट आंसर जो है क्या होने वाला है। अब सभी के ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर है। कौन सी है, ऑप्शन बी करेक्ट सीक्वेंस है। 40,000 रुपए दिए जाते हैं किसके लिए, सब्सिडी के लिए। ठीक है, सॉरी ड्रिप इरिगेशन के लिए। ठीक है, कितना, 40,000 रुपए। स्प्रिंकलर इरिगेशन इंस्टॉल करनी हो कितने दिया जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमम 12,000 रुपए। इसके अलावा रेनगन इंस्टॉल करनी हो मैक्सिमम कितना जाएगा यहाँ पर आपका 15,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रेन गन, एक रेन गन प्रोवाइड करनी हो तो 15,000 रुपए एक रेन गन के लिए। 1 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर इरिगेशन लगानी हो 12,000 रुपए, ड्रिप इरिगेशन लगानी हो 40,000 रुपए। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या रहता है, अमाउंट जो है यहाँ पर रहता है। ठीक है, और सब्सिडी अमाउंट कितना होता है भैया, ओवरऑल अगर सब्सिडी अमाउंट देखा जाए तो कितनी रहती है, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में रहेगी आपकी 80% की सब्सिडी। ठीक है, 80% जो है ड्रिप का हो गया, 80% आपका यहाँ पर किस चीज का रहता है, 80% ही सब्सिडी दी जाती है किसकी, स्प्रिंकलर इरिगेशन पर। मैक्सिमम अमाउंट कितना, 12,000 रुपए तक का खर्चा आना चाहिए उसमें। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा रेन गन के लिए कितनी प्रोवाइड की जाती है आपके लिए, 50%। ठीक है, रेन गन के लिए कितनी होगी, 50% सब्सिडी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा कितना यहाँ पर, 15,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली आइडेंटिफाइज द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर नेट या एग्री नेट प्रोजेक्ट इन एमपी। देखिए एमपी में जो एग्री नेट प्रोजेक्ट चला है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है क्या है, करेक्टली जो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो आपको बताना है इन ऑप्शन से दे करके। देखिए रेनगन की अगर हम बात करें तो रेनगन मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन हमारे पास रहता है। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरह ही यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, रेनगन रहती है जो रेनफॉल लाइक अपीयरेंस जो है प्रोवाइड करती है खेतों के लिए। ठीक है, तो स्प्रिंकलर की तरह ही सिस्टम रहता है बट पावरफुल ज्यादा होता है वो आपका किससे, स्प्रिंकलर से। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ये मैक्सिमम एरिया कवर करती है, जो रेनगन होती है वो ज्यादा एरिया कवर करती है, स्प्रिंकलर जो है उससे थोड़ा कम एरिया यहाँ पर कवर करती है। तो देखिए यहाँ पर जो एग्रीनेट स्कीम है, यानी कि ये क्या है, एग्रीकल्चर नेटवर्क रिलेटेड स्कीम हमारे पास होगी। ठीक है,
एग्रीकल्चर नेटवर्क रिलेटेड हमारे पास ये स्कीम रहती है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह होते हैं जहां से क्या की जाएगी, किसानों को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे हमारे पास नेशनल लेवल पर कौन सी स्कीम थी, नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम रहती है, ठीक है, जहां पर अलग अलग चीजों की जानकारी जो है किसान ले सकता है पोर्टल से, एसएमएस के माध्यम से। तो ऐसा ही एक सिस्टम है ये एग्रीकल्चर नेट, जो मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। तो इसका मेजर अगर हम बात करें, इसके मेजर जो क्या रहता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सभी का बिल्कुल राइट आ रहा है। देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एक्सटेंशन सर्विसेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक लेवल, यानी कि देखिए अगर हम बात करें तो ये डिसेंट्रलाइजेशन पर काम करता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो जैसे एक चलती है क्या होती है, एक होती है केंद्र सरकार, ठीक है, एक होगी मेन कौन सी होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, केंद्र सरकार होगी। फिर आती है कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट आपका। अब देखिए सरकारें जो है लेवल पर काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर काम करेगी, हर एक स्टेट की देखरेख करेगी। ये किसकी करेगी, जो इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसकी देखरेख करेगी। यानी कि जितने छोटे लेवल तक आते जाते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट वहां पर जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करते हैं, सर्विलेंस यहां पर रखते हैं, ठीक है। और फिर ब्लॉक लेवल हमारे पास आता है, तो ब्लॉक लेवल जो है फिर छोटे छोटे विलेजेस को यहाँ पर क्या रखते हैं, सर्विलेंस रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए जितना हम यहाँ पर हायरार्की में नीचे आएंगे तो वैसे वैसे जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कम होते जाएंगे, यानी कि वहां पर अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन जो है इंसेमिनेट की जा सकती है, डिसेमिनेट की जा सकती है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जो है डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन जो है इजीली की जा सकती है जितने यहां पर हम छोटे लेवल पर आते जाएंगे। यानी कि अगर आप जो है पूरे देश को समझा रहे हैं पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वो या तो किसी पर्टिकुलर एरिया से लिंक करेगी, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से लिंक करेगी, या किसी पर्टिकुलर रीजन से लिंक करेगी। बट जब आप एक पर्टिकुलर सिंपल छोटे लेवल पर आ जाते हैं, ब्लॉक लेवल पर आ जाएंगे, तो वो उस ब्लॉक से रिलेटेड ही जब आप बात करेंगे तो वो उन सब के लिए जो है फायदेमंद यहां पर रहेगी। तो ऐसे ही जो जानकारी प्रोवाइड की जाएगी वो ब्लॉक लेवल की कंडीशन को देख करके ब्लॉक लेवल के फार्मर्स के लिए, वहां के लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिसेंट्रलाइज जो है ये सिस्टम हो जाएगा, तो इस कारण से जो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, यहाँ पर स्पेसिफिसिटी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रीजन फॉर एग्जेम्प्टिंग शाजापुर एंड इंदौर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द ट्यूबवेल एक्सकेवेशन स्कीम। तो हमने देखिए क्लास में ये भी बात की है कि कौन सा रहता है आपका, जो इंदौर हो गया और जो शाजापुर, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, इनमें जो है ट्यूबवेल एक्सकेवेशन स्कीम को लागू नहीं किया गया है, और यहां पर जो है इस स्कीम के अंतर्गत जो है ट्यूबवेल की खुदाई नहीं की जाती है, ठीक है, नलकूप खनन जो है यहां पर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है ये आपको बताना है, इन दो डिस्ट्रिक्ट को ही बाहर क्यों किया गया। देखिए ऑलरेडी 100% इरिगेटेड बाय कैनल्स की 100% इरिगेशन पहले से ही यहां पर जो है नहरों के द्वारा होती है, तो यहां पर जो है वेल्स की जरूरत नहीं है, ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बाहर रखा गया। या इसको जो है डार्क जोन के अंतर्गत क्लासिफाई कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर जो है ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुई है, पहले से यहां पर बहुत ज्यादा खनन हो चुका है और ग्राउंड वाटर की कमी बहुत कम या बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, कमी बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद देखिए अर्बेनाइज्ड एंड नॉट कवर्ड अंडर रूरल स्कीम, ये क्या है आपका, ये जो है बिल्कुल अर्बन इलाकों में आते हैं, शाजापुर और इंदौर पूरा का पूरा जो है शहरी इलाके हैं, इसलिए जो है इसको इस रूरल स्कीम के अंतर्गत कवर ही नहीं किया जाता। या इसके अलावा देखिए प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर प्रायोरिटी जोन, कि यहां पर अगर बात करें तो यहां पर पहले से ही इंडस्ट्रियल वाटर प्रायोरिटी जोन पहले से एस्टेब्लिश है, इसलिए जरूरत नहीं है यहां पर। बताइए भाई, जी हाँ बिल्कुल, सभी का देखिए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। आपने और जगह पर भी इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, इस चीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि इसको जो है एक तरह से किस जोन के अंतर्गत रखा गया है, डार्क जोन जो है इसको घोषित किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम एक्सकेवेशन पहले ही कर दी गई है, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है पहले ही काफी ज्यादा यूज हो रहा है और डिप्लीट काफी ज्यादा हो चुका है, लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है, इसलिए इन दो डिस्ट्रिक्ट को जो है इस योजना से बाहर किया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर द स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप आईटी लैब्स एट अ स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। देखिए राज्य कृषि विकास योजना के तहत भोपाल स्थित राज्य कृषि प्रशिक्षण संस्थान में आईटी लैब स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है भाई। क्यों जो है आपका ये जो कौन है राज्य कृषि परीक्षण संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान है जो भोपाल में है, इसमें आईटी लैब को क्यों सेट किया गया भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब्स को इसमें क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ गई इसकी। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, टू कंडक्ट ऑनलाइन सॉइल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, ताकि जो है यहाँ पर ऑनलाइन सॉइल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाए, किसानों को की जा सके कि जिन्होंने जो है सैंपल सबमिट किए हैं उनको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसलिए आईटी लैब एस्टेब्लिश की। ऑफर डिप्लोमा कोर्सेज इन एग्री डेटा साइंस,
कि एग्रीकल्चर डेटा साइंस में डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर चलाए जा सके, तो इसलिए जो है आईटी लेवल एस्टेब्लिश की गई। टू सपोर्ट आईसीटी एनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज के आईटी रिलेटेड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है यहाँ पर क्या हो, किसानों तक जानकारी पहुंच सके, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हुआ, ये लैब एस्टेब्लिश की गई। या इसके अलावा टू इंप्लीमेंट ब्लॉकचेन फॉर फार्म प्रोड्यूस ट्रेसिबिलिटी, या फार्म प्रोड्यूस ट्रेसिबिलिटी को एक तरह से ट्रेस करने के लिए या एक तरह से उनके ओरिजिन को पता करने के लिए, ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट करने के लिए कि कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में पहुंचा है तो वो कहां से पहुंचा, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, कौन जो है इसको ग्रो किया है, वो सारी चीजें जानने के लिए किया गया है। बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हेमंत कुमार जी कह रहे हैं, बस आपके 30 क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन बचते हैं, इसके बाद 3 ही क्वेश्चन बचते हैं अब इसके बाद हमारे पास, ठीक है, 4 क्वेश्चन बचते हैं आपके, सिर्फ 30 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल। ऑप्शन सी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। टू सपोर्ट आईसीटी एनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है, ताकि जो है यहाँ पर क्या किया जाए, एक तरह से यहाँ पर कंप्लीट जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो एक तरह से एग्रीनेट का भी क्या है, एक तरह का एग्रीनेट का भी इनिशिएटिव है कि ज्यादा से ज्यादा जो है डिसेंट्रलाइज किया जाए सिस्टम को और जो है डिजिटल तरीके से इंफॉर्मेशन जो है किसानों तक पहुंचाई जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए, द सीड मिनिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेल्प SC/ST फार्मर्स अचीव विच लॉन्ग टर्म गोल। देखिए, ये जो स्कीम चली है जो आपका सीड डेवलपमेंट रिलेटेड है, सीड प्रोडक्शन रिलेटेड जो स्कीम है, सीड मिनिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, जिसके तहत अगर बात की जाए तो यहां पर जो है 1 हेक्टेयर के लिए लगभग जो है 1/10 सीड जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, कितना 1/10 जो है यहां पर सीड प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर के लिए, जितना उसका एरिया रहेगा, जितनी उसकी जमीन रहेगी, उसकी जमीन का 1/10 हिस्सा जो है उसको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा बीजों का, और वो कैसा होगा, इंप्रूव्ड सीड दिया जाएगा, अच्छा और ऑथेंटिक बीज दिया जाएगा, प्रमाणित बीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको यहां पर बताना है। देखिए, ये जो स्कीम आपकी चली हुई है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से फायदेमंद है किसानों के लिए। सीड इंडिपेंडेंस फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, के अगले 3 सालों तक जो है उनको फिर कोई नया बीज खरीदने की जरूरत नहीं रहती, वो इसी बीज को बार बार यूज कर सकते हैं अगले 3 सालों तक। या इससे जो है GMC के जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है उनका ट्रायल जो है यहाँ पर प्रमोट हो रहे हैं। या इसके अलावा जो है कमर्शियल सीड लाइसेंसिंग उनको प्रोवाइड की जाती है इसके तहत, ठीक है, मेजर जो है उनको क्या मिल जाती है, कमर्शियल सीड लाइसेंसिंग मिल जाती है अगर जो है उनको ये मिनिकेट सीड प्रोवाइड किया जाता है। या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है कि आप हमारा सीड यूज करो, आपको सब्सिडी इसमें और दी जाएगी। बताइए भी मेजर एम क्या है इसका। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास भाई, सीड इंडिपेंडेंस फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अगले 3 सालों तक जो है किसानों को किसी तरीके की जरूरत ना रहे नया बीज खरीदने की, दुकान से कोई भी बीज खरीदने की, इसलिए जो है 1/10 जो है उसके एरिया का पहले उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। बीज ग्राम स्कीम, देखिए, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जाना जाता है इसको बीज ग्राम स्कीम से, बट अगर देखा जाए तो जो बीज ग्राम स्कीम है आपकी, ठीक है, वो थोड़ी अलग भी है एक, अगर हम बात करें, ठीक है। जो आपका सीड विलेज भी जिसे हम कहते हैं, सीड विलेज स्कीम भी उसे कहा जाता है, बीज ग्राम योजना उसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो तो आपकी एक तरह से देखा जाए तो नेशनल लेवल तक की भी स्कीम है। नानी जी कह रही है सर टॉपिक नेम डाल दिया करें, टॉपिक नेम कौन से भाई, क्लियरली बता दीजिए भाई किस टॉपिक नेम की आप बात कर रहे हैं। देखिए, बीज ग्राम स्कीम की अगर हम बात करें तो ये जो सीड विलेज प्रोजेक्ट आपका रहता है, एक प्रोजेक्ट भी है, ये नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट के रूप में ये चलता है। यहाँ पर क्या होता है, सीड विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि कोई पर्टिकुलर मान लीजिए एरिया है एक, वहां के जो किसान है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर कर सकते हैं, यानी कि जो है एक पर्टिकुलर गांव है कोई, उनके खेत जो है किसानों के खेत उस गांव में जो है आसपास में है, ठीक है। जैसे ये एक मान लीजिए गांव है तो यहाँ पर जो भी खेत हैं सभी किसानों के वो इस तरह से जो है आसपास में है, और पर्टिकुलर ये किसान कुछ और लगा रहा है, ये कोई और लगा रहा है, ये कुछ और लगा रहा है, और इस एरिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी सही है और इस एरिया को प्रोटेक्ट हम इजिली कर सकते हैं। तो उस एरिया के लिए यहाँ पर क्या चलाया जाता है, सीड विलेज प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यानी कि वहां के किसानों से जो है यहाँ पर बात करके उनके लिए सीड प्रोवाइड किया जाएगा, और वो जो है क्या करेंगे, यहाँ पर सीड उगाते हैं अपने आप, वो सीड प्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने आप ही वो क्या करेंगे, सीड प्रोडक्शन करेंगे, और मेजरली वो जो क्रॉप का सीड प्रोडक्शन करते हैं या जो उस एरिया के लिए जो यहाँ पर मेजर क्रॉप रहती है उस पर फोकस किया जाता है मेजर, कि जो यहाँ पर बीज दिया जाएगा वो ऐसा बीज होगा, ऐसा नहीं कि कोई नया बीज ला करके दे दिया जो इन्होंने कभी उगाया ही ना हो, ऐसा बीज यहाँ पर दिया जाता है जो पहले से ही यहाँ पर लोकली कल्टीवेट किया जाता हो, ठीक है। ऐसा बीज जो है यहाँ पर दिया जाता है, और सारे के सारे फार्मर जो है यहाँ पर एक साथ मिलकर के फिर लार्ज स्केल पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे,
ठीक है, लार्ज स्केल पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे और फिर उनको बाहर से बीज खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि जो है वो दूसरे गांव के लिए जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं बीजों को, और यहाँ तक कि वो जो है पीपीपी एंड एफआरए के अंतर्गत अपना बीज रजिस्टर भी करवा सकते हैं। ठीक है, एज अ फार्मर वेराइटी, उसे क्या कहा जाएगा, फार्मर वेराइटी कहा जाएगा। डाउट क्लास टॉपिक नेम डाल दिया करें। अच्छा, तो देखिए मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वैसे, और पिछला जो हमारा लाइव डॉट सेशन हुआ था वो 29 या 30 क्लासेस के कुछ क्वेश्चन भी हमने उसमें इंक्लूड किए थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 30 से लेकर के जो 32 क्लासेस है, 3 क्लासेस है हमारी, उससे रिलेटेड आपका ये डॉट सेशन होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगली जो भी हमारा पिछला लाइव डॉट सेशन होता है उससे 3 से 4 क्लासेस, और वैसे समय से अपडेट कर दिया जाता है। इस पर शायद नहीं किया होगा तो उसके लिए माफी चाहते हैं भाई। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 3 क्लासेस का आपके डॉट सेशन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते भाई, इसका आंसर देख लिया था ना, हाँ ठीक है, पहला था इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्टिफाइड स्टेटस ऑफ सीड इन दी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पर कौन ये एंश्योर करता है कि जो भी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के थ्रू जो भी बीजों का उत्पादन किया जाएगा उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो और वो बीज जो है सर्टिफाई हो, प्रमाणित हो, ये जो है कौन वहां पर देख रेख करता है, बताइए भाई। सर्टिफिकेशन बाय प्राइवेट फर्म्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट, या इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फार्मर से कि आपको जो है बीज उगाना है, कोई प्राइवेट फर्म करती है और वही फिर उसका क्या करेगी, देख रेख करेगी, सर्टिफिकेशन उसको देगी। या इसके बाद देखिए ब्लॉक लेवल सीड प्रोक्यूरमेंट थ्रू टेंडर्स, यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे जो है सीड प्रोक्यूरमेंट होती है और जो टेंडर यहाँ पर लिए जाते हैं और वही फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरह से सर्टिफिकेशन रखते हैं जो इसको प्रोक्यूर करने वाले होते हैं, जो इसको बाद में खरीदने वाले होते हैं किसान से। ब्लॉक लेवल जो भी हमारे पास यहाँ पर अथॉरिटीज वगैरह रहती हैं। या इसके अलावा देखिए रजिस्ट्रेशन विद एक्रेडिटेटेड सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है फार्मर को पहले वहां रजिस्टर करना होता है, फिर उसको जो है यही क्या करेंगे, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, ठीक है, SCA जिसे हम कहते हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये उसकी देखरेख करती है। या पीयर रिव्यू सिस्टम जो है अमंग रजिस्टर्ड फार्मर यहाँ पर जो है रहता है, किस तरह का रहता है, पंजीकृत किसानों के बीच जो है यहाँ पर पारस्परिक समीक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है और उसी तरीके से उनकी कंप्लीट जानकारी रखी जाती है, स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका ध्यान रखा जाता है। सभी के सभी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है भाई, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर पहले क्या होता है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से आपको जो है सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है एक तरीके की, सर्टिफिकेशन आपको बाद में मिलेगी। ठीक है, सर्टिफिकेशन आपको बाद में मिलती है जब आप सैंपल प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर वो सैंपल जाता है, फिर वो टेस्ट होगा, फिर वो जो है वहां पर क्या मिलेगा, आपको जो है सर्टिफिकेशन मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए तो जो पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उनसे परमिशन लेनी होती है, और फिर इस सर्टिफिकेशन एजेंसी के क्या रहते हैं, सीड इंस्पेक्टर रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, सीड इंस्पेक्टर। और यही सीड इंस्पेक्टर क्या करते हैं, समय समय पर आपकी फील्ड में इंस्पेक्शन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और डिफरेंट जो फील्ड स्टैंडर्ड्स रहते हैं या सीड स्टैंडर्ड रहते हैं जो खेतों में यहाँ पर जो है एक तरह से अपनाए जाने चाहिए, जो जो चीजें अपनाई जानी चाहिए, स्पेसिंग वगैरह हो गया, ठीक है, वो सारा कुछ, या इसके अलावा सीड रेट वगैरह हो गया वो सारा कुछ, या इसके अलावा देखा जाए जब हार्वेस्ट हो जाएगा बीज तो उसकी मॉइस्चर परसेंटेज हो गया, स्टोरेज कैसे कंडीशन में आपने की है, ठीक है, वो सारी चीजें, वो हर चीज की देखरेख कौन करते हैं, सीड इंस्पेक्टर करते हैं, और वो कहाँ के होते हैं, वो होते हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के। ठीक है, तो मेजर जो मॉनिटरिंग बॉडी है सीड प्रोडक्शन में वो कौन होती है, सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है। ठीक है, ध्यान रखना कौन होती है, वो सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो यहां पर रहती है। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट देखिए बात करते हैं यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप आर प्राइमरली प्रमोटेड अंडर सीड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर SC/ST मार्जिनल फार्मर। ये आपको बताना है देखिए यहाँ पर कि बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम के तहत किन फसलों को जो है प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है, ये आपको जो है बताना है। शायद क्वेश्चन ही यहाँ पर पूरी तरह से चेंज लग रहा है, बाकी हिंदी वाले देख लीजिएगा देखिए एक बार से, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, हाँ सिमिलर सेम है भी। ठीक है, यानी कि प्राइमरली किन क्रॉप को जो है प्रमोट किया जाता है, किन क्रॉप को जो है प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है, ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, किन क्रॉप को प्राथमिकता दी जाएगी, किन क्रॉप को उगाया जाएगा। अभी अभी देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, इस क्वेश्चन में भी इसके बारे में मैंने जिक्र जरूर किया अभी कि किन फसलों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। कमर्शियल क्रॉप को दी जाती है जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज्यादा होता है, जो बाहर के लिए भेजी जा सकती है। ऑयल सीड और माइनर मिलेट को जो है सिर्फ और सिर्फ इन फसलों पर ध्यान दिया जाता है। जो पॉपुलर क्रॉप होती है या उस रीजन के लिए अप्रोप्रिएट होती है, स्टेपल क्रॉप होती है उनके लिए, या GM हाइब्रिड वेजिटेबल के लिए ही यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाती है। बताइए भाई, सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पॉपुलर जो रहेंगे उस रीजन के लिए,
एक तो वो फसल यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, उस फसल का जो भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट रहेगा यानी कि बीज दिया जाएगा सरकार के द्वारा या जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके द्वारा जो बीज दिया जाएगा वो उन फसलों को दिया जाएगा जो पहले से वहां पर पॉपुलर है, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा कैसा हो, वो रीजन के लिए अप्रोप्रिएट हो, वहां पर उग सके, तो वही उग सके कि जो पहले से वहां पर है। इसके अलावा देखिए थर्ड क्या है, स्टेपल क्रॉप होनी चाहिए। कैसी स्टेपल क्रॉप? अब स्टेपल क्रॉप क्या होती है? तो स्टेपल क्रॉप आपने काफी ज्यादा जगह सुना होगा कि राइस है, व्हीट है, मेजर स्टेपल क्रॉप है। अगर देखा जाए तो आपका राइस सबसे मेजर स्टेपल क्रॉप के अंतर्गत आती है, दूसरे नंबर पर आपका जो है व्हीट आता है, तीसरे नंबर पर आपका मेज आता है। अब देखिए स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है कि जिसकी कंजप्शन सबसे ज्यादा हो, किस क्या हो, कंजप्शन जिसकी मैक्सिमम हो, और इसके अलावा देखा जाए तो वो जो है मैक्सिमम एरिया में कल्टीवेट होती हो, ठीक है, कंजप्शन और प्रोडक्शन भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखता है, प्रोडक्शन भी हो एरिया भी हो, ठीक है, क्या हो, एरिया भी हो। तो देखिए जिन फसलों में ये गुण देखे होंगे आपने कि वो जो है एक तरह से कल्टीवेट भी बहुत ज्यादा की जाती है, कंज्यूम जो है बहुत ज्यादा की जाती है, प्रोडक्शन जो है उसका बहुत ज्यादा होता है, एरिया जो है काफी ज्यादा उसने घेरा रहता है, प्रोडक्शन उसकी ज्यादा इसीलिए होती है। ये इसके अलावा हम बात करें तो वो डेली नीड में यूज होती है, ठीक है, किसमें, डेली नीड्स में जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, और कम अमाउंट में भी नहीं, लार्ज अमाउंट में। किस अमाउंट में? लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो ऐसी जो क्रॉप्स होती है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, स्टेपल फूड कहते हैं। तो अब कभी भी अगर आपके पास ये टर्म आए, कहीं भी आप इसको देखें कि स्टेपल फूड क्रॉप क्या होती है, तो ध्यान रखना है जिसकी कंजप्शन ज्यादा होती हो, पर डे बेसिस पर ज्यादा होती हो, और बहुत ही ज्यादा होती हो, ठीक है। ज्यादातर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है क्रॉप में या फूड में हम इन्हीं को कंज्यूम करते हैं। जैसे राइस है, व्हीट है, व्हीट का क्या हो गया, आटा हो गया, आपके पास गेहूं का आटा हो गया या चावल हो गया, तो यही चीजें तो ज्यादा खाई जाती है। बाकी वेजिटेबल्स वगैरह देखिए, मिल्क प्रोडक्ट देखिए, तो वो उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करते जितना आप जो है खाना कंज्यूम करते हैं। और खाने में तो दाल चावल हो गया, रोटी हो गया, यही ज्यादातर हमारे पास रहते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्टेपल फूड क्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लाइव सेशन का हमारे पास कौन सा है, इन द सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल सेल और डिस्पोजल ऑफ सीड इन द एब्सेंस ऑफ कमिटी। देखिए ये भी हमने कंप्लीटली बात की है कि अगर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, वहां पर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में क्या हुआ कि जो ब्लॉक लेवल कमेटी या जो भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसने कोई कमेटी नहीं बनाई वहां पर, ठीक है, कमेटी नहीं बनाई, तो उसकी जो देख रेख होगी वो कौन करेगा? अगर कमेटी फॉर्म नहीं की जाती है, उस सीड प्रोडक्शन को सर्विलेंस करने के लिए अगर कमेटी नहीं बनाई जाती है, तो वहां पर उनके एब्सेंस में कौन जो है उस चीज की देखरेख करता है, ये आपको बताना है। जी हाँ भाई, विकास कुमार जी एक और पॉइंट भी जोड़ दिया भाई, ठीक है, जो वाइड पॉपुलेशन द्वारा यूज होती हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, वाइड पॉपुलेशन जिसे यूज करती हो। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहे हैं सारे के सारे लोग जो हैं, ऑप्शन डी कह रहे हैं। ऑप्शन डी क्या है भाई, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। जी हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन देख रेख करता है, कौन जो है कंप्लीट मॉनिटरिंग रखता है? सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है यहाँ पर कंप्लीट देख रेख रखते हैं जब कमेटी फॉर्म जो है नहीं की जाती, ठीक है। तो चलिए भी ये था लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इन क्लासेस से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, बाकी फिर क्लास को एंड करते हैं। बताइए भी अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके जो है पूछ सकता है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भी जो लास्ट तक जो है जुड़े रहे स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक। चलिए भी बताइए अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है, बाकी लाइव सेशन को फिर एंड करते हैं। देखिए प्रीति गुप्ता जी इससे रिलेटेड आप कॉल कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, स्क्रीन पर चलते हुए नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए, आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। सर क्रॉप्स के लेक्चर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। देखिए जो 2 पार्ट में हो सकती हैं, जो थोड़ी लार्ज रहेंगी, जैसे राइस क्रॉप हमारे पास आने वाली है अब नेक्स्ट, तो उसको हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे क्योंकि उसमें जो है काफी लेंथी आपके जो है मैटर रहता है। ओके भाई यही बैकग्राउंड रख दिया जाएगा क्लासेस में। देखिए मैक्सिमम पहले हम मेंशन कर देते कि कौन सी क्लास से लेकर के कहां तक आपका डाउट सेशन होने वाला है। पहले इस डाउट सेशन में नहीं किया गया तो उसके लिए माफी चाहेंगे, बाकी ये किया जाता है।
चलिए और बताइए भाई, अगर कोई है आपका डाउट टॉपिक से रिलेटेड कोई है तो आप पूछ सकते हैं भाई। ओके भाई, थैंक यू। बताइए भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी क्लास को एंड करते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए क्लासेस को आप कंटिन्यू देखते रहिए, जो क्विज आपको मिल रही है उसको अटेम्प्ट करते रहिए। बाकी अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो उसको नोट डाउन करते रहिएगा साथ ही साथ, और जब भी लाइव डाउट सेशन होगा तो तब जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू। नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।